हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जब एक आदमी ने अहान को गरम सरिया लगाया तब उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर हितेश कंफ्यूज हो गया और उसने और गरम सरिया लाने के लिए कहा, पर अहान ने अपने आप को मेटल वायर से फ्री किया और सरिया हितेश की तरफ फेंक कर उसे मार दिया। इसके बाद वो विला को आग लगाकर जैस्मिन के साथ चला गया। हॉस्पिटल में मधुर उसे मिलने आता है और कहता है कि डेजर्ट वुल्फ ने वर्मा फैमिली पर अटैक कर दिया है। अहान वर्मा मेंशन आता है और सारी सिचुएशन समझ जाता है। वहाँ उसे दो जाने पहचाने लोग नजर आते हैं। वर्मा फैमिली ने एक बार फिर से मोनिका और लिली को वीरेन का इलाज करने के लिए बुलाया था। वो बहुत जल्दी में थे, इसलिए अहान को उनसे मिलने का वक्त नहीं मिला था। वो दोनों वहाँ आई थी, इसलिए अहान समझ गया था कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है और शायद वीरेन की हालत बहुत ज़्यादा खतरनाक है। डिनर के वक्त वो दोनों जब गेस्ट हाउस में आए तब उन्होंने अहान को देखा। दोनों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर अहान ने स्माइल करते हुए कहा, लॉन्ग टाइम, कैसी हो तुम दोनों? दोनों ने उसे इग्नोर किया और अपने अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने ऐसे एक्ट किया जैसे वो अहान को जानती ही नहीं थी। अहान को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। वो समझ गया था कि दोनों बहनें उससे बहुत नाराज थी। वो तुरंत वहां पर जाकर उनसे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने ऐसा किया तो शायद वो दोनों और नाराज हो जाएंगी। जो आदमी उन दोनों बहनों को छोड़ने आया था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहा। अहान ने कहा, तुम यहाँ से जाओ, उन दोनों बहनों का मैं ध्यान रख लूंगा। अहान के ये बोलने के बाद वो वहां से चला गया। अहान बहुत देर तक बाहर बनी स्टोन टेबल पर बैठा रहा और मोनिका और लिली के बारे में सोचता रहा। अब उसे लगा कि उनसे बात करने का सही वक्त था। वो सोच रहा था कि पहले उसे किसके पास जाना है। बहुत सोचने के बाद वो पहले मोनिका के पास गया। उसने मोनिका के रूम का दरवाजा 2-3 बार नॉक किया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई थी। हार मानकर अहान ने लिली के रूम के पास जाकर उसका दरवाजा खटखटाया। लिली ने अंदर से पूछा, कौन है? रिस्पॉन्स सुनकर अहान खुश हो गया और उसने कहा, लिली, मैं हूँ, अहान। लिली पहले से जानती थी कि इस वक्त वहां पर अहान ही आ सकता था, पर फिर भी उसने कहा, कौन अहान? मैं किसी अहान को नहीं जानती। आपको जो बात करनी है सुबह आना। ये बात सुनकर अहान को बहुत बुरा लगा, पर उसने रिएक्ट नहीं किया और उसने कहा, लिली, मैं जानता हूँ कि मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, पर मैं क्या करता। मैं तुम दोनों के बारे में नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों कौन हो और कहीं मुझे तुमसे कोई खतरा तो नहीं है। लिली ने एकदम फ्लैट टोन में कहा, प्लीज मुझसे बात मत कीजिए, आप मेरी नींद खराब कर रहे हैं। अहान ने कहा, लिली, एक बार मुझसे बात करो। मैं तुमसे माफी मांगकर तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ। प्लीज मुझे एक मौका। अहान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले लिली ने कहा, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? जाओ यहाँ से, वरना मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा। लिली की आवाज में रूखापन और गुस्सा था, इसलिए वो समझ गया था कि आगे बात करना बेकार है। ऐसी हालत में लिली उसकी कोई बात नहीं सुनने वाली थी। लिली इस वक्त अपने बेड पर बैठी थी। जब उसने देखा कि बहुत देर तक बाहर से कोई आवाज नहीं आई, तब उसने सोचा कि शायद उसने आहान के साथ ज्यादा ही सख्ती दिखा दी थी। पर फिर जब उसे याद आया कि आहान ने क्या किया था, तब उसने खुद से कहा, आहान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लिली श्योर नहीं थी, इसलिए वो बेड से उठकर दरवाजे के पास आने लगी। तभी उसे एक आवाज आई, ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो फिर मैं जा रहा हूँ। मैं तुमसे कल बात कर लूंगा। इसके बाद लिली को आहान के वापस जाने की आवाज सुनाई देती है। बहुत देर तक बाहर से कोई आवाज नहीं आई थी। लिली ने थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखा, तब बाहर कोई भी नहीं था। लिली मायूस हो गई थी। शायद वो आहान से मिलना चाहती थी, पर अपने गुस्से की वजह से उसे बात नहीं करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर आहान वहां होता तो अपना गुस्सा निकालने के लिए वो आहान को बहुत ज्यादा मारती, पर वो वहां पर नहीं था। उसने मन में सोचा, शायद मुझे आहान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी अचानक से उसे एहसास हुआ कि दरवाजा अंदर की तरफ खुल रहा था। वो अचानक से चौंक गई। उसने बाहर देखा, तब उसे आहान नजर आया जो मुस्कुरा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम मुझे नहीं भूल सकती हो। आहान की ये बात सुनने के बाद भी वो प्रिंटेड करना चाहती थी कि वो उसे नहीं जानती थी, पर अब आहान ने उसकी शक्ल देख ली थी, इसलिए वो सच समझ गया था। फिर भी लिली ने कहा, किसने कहा मैं तुमसे मिलने बाहर आई हूँ? मुझे तो बस ठंडी हवा खानी थी। आहान ने कहा, अच्छा,
कुछ मिनट पहले तो तुम्हें सोना था और अब ठंडी हवा खानी है। सच बताओ, तुम मुझसे मिलना चाहती थी ना? लिली ने कहा। मैं नींद लूँ या ठंडी हवा खाऊं, इससे तुम्हें क्या? तुम मेरे लिए बस एक अजनबी हो। जब से लिली ने हान को देखा था, तब से वो बस उसके बारे में ही सोच रही थी। वो जानती थी कि हान उससे बात करने जरूर आएगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जब वो आएगा तब वो उससे ढंग से बात करेगी या फिर अपना गुस्सा दिखाएगी। अहान ने अब ज्यादा नहीं सोचा। जब लिली उससे बात कर रही थी तब उसका आधा काम तो हो ही गया था। उसने कहा, बाहर चलकर बात करते हैं। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और तुम्हें मुझे जो भी सजा देनी हो तुम दे सकती हो। अहान की बातों से लिली का दिल पिघल गया था, इसलिए वो मान गई। वो दोनों जब बेंच पर बैठे तब लिली ने कहा, तुम्हें मैंने माफ नहीं किया है, बस तुम्हें सफाई देने का एक मौका दे रही हूँ। ये सुनकर अहान हंसने लगा। ये देखकर लिली को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? ये सुनकर अहान और जोर से हंसने लगा। जैसे ही वो चुप होने की कोशिश करता, उसे और हंसी आ जाती। लिली ने गुस्से में कहा, अब अगर तुम और हंसे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर अहान ने कहा, नहीं नहीं, रुक जाओ। इसके बाद अहान ने अपने आप को बिल्कुल शांत कर लिया और फिर एक बार भी नहीं हंसा। अहान ने कहा, तुम्हें पता है, तुम्हें इतना नाराज देखकर मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया था। तुम्हारा नाराज होना मेरे लिए बहुत बड़ी सजा है। ये बात सुनकर लिली को बहुत शर्म आ गई और उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। पर फिर उसने कहा, तुम हमसे इतने वक्त मिलने क्यों नहीं आए? अहान ने कहा, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, पर जब तुम दोनों उस दिन अचानक से चली गई थी तब मुझे लगा कि तुम दोनों बहुत नाराज हो और अकेले रहना चाहती हो, इसलिए मैं। बोलते बोलते अहान रुक गया और लिली को देखने लगा। लिली भी अहान को देख रही थी। उसे अहान को देखकर बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने कहा, उस दिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जब हमें तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चला तब हम दोनों बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे। तुमने हमसे झूठ बोला था, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? हमें बहुत गुस्सा आया था। इसके बाद उसने कहा, पर फिर जब हम वापस घर पहुंचे तब हमें लगा कि हमने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। हमें तुम्हें समझाने का मौका देना चाहिए था, पर फिर हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते थे। हमें तो ये भी नहीं पता था कि तुम रहते कहाँ हो और तुम्हारा नंबर क्या है। अहान ने कहा, अपने आप को दोष मत दो, ये मेरी गलती थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अलग अलग टॉपिक्स पर बात करने लगे। गार्डन में ठंडी हवा चल रही थी और रात की वजह से सब कुछ बिल्कुल शांत था। अचानक से अहान को मोनिका याद आई और उसने पूछा, तुम्हारी बहन का क्या? मैं उन्हें कैसे मनाऊं? लिली मुस्कुराने लगी। वो जानती थी कि अहान पहले मोनिका के पास गया था और उसने कोई भाव नहीं दिए। तब वो उसके पास आया था। उसने कहा, तुम मोनिका को जानते हो, वो तुमसे नाराज नहीं है और ना ही किसी चीज़ के लिए तुम्हें ब्लेम करती है। वो थोड़ी शर्मीली है, इसलिए वो इतनी रात को तुमसे अकेले बात नहीं करना चाहती थी। अब जब उन्हें पता चलेगा कि मैं मान गई हूँ तब वो तुमसे भी बात कर लेंगी। अहान ने भी सोचा कि जो लिली कह रही थी वो सही था। अगली सुबह जब मोनिका उठी तब उसने अहान को देखा। वो इस वक्त गार्डन में एक्सरसाइज कर रहा था। मोनिका वहां से जाना चाहती थी, पर इतने में अहान ने कहा, गुड मॉर्निंग मोनिका। अब वो अहान को अवॉइड नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कहा, गुड मॉर्निंग। अहान मोनिका को एम्बैरस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उससे कोई सवाल नहीं किया। कुछ मिनट बाद मोनिका ने खुद कहा, वो कल रात को मैंने दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि। मोनिका हिचकिचा रही थी। अहान जानता था कि मोनिका क्या कहना चाहती है, क्योंकि लिली ने उसे पहले ही बता दिया था। उसने कहा, मैं समझ सकता हूँ, भूल जाओ उस बात को। यह सुनकर मोनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। दोनों बहनें ट्विंस थी और एक जैसी दिखती थी, पर दोनों की स्माइल बहुत अलग थी। लिली बहुत जोवियल थी, वहीं मोनिका बहुत सीरियस थी, इसलिए मोनिका के सीरियस चेहरे पर स्माइल बहुत अच्छी लगती थी। कुछ देर बाद लिली भी उठ गई थी। उसने जब अहान को देखा तब वो समझ गई थी कि उसकी मोनिका से बात हो गई है। उसने पूछा, तुम्हारी मोनिका से बात हो गई, कैसा लग रहा है? अहान ने कहा, कैसा लग रहा है मतलब, बात ही तो थी, हो गई। लिली ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह। अहान को उससे रिएक्शन का मतलब समझ नहीं आया, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने पूछा, तुम दोनों यहाँ वीरेन वर्मा को ट्रीट करने आई हो ना, वो कैसा है अब? लिली ने कहा, तुम उनके बारे में क्यों जानना चाहते हो? तुम्हें भी वर्मा फैमिली में इंटरेस्ट है क्या? अहान ने कहा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर तुम नहीं बता सकती हो तो कोई बात नहीं। लिली ने कहा, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है जो हम बता नहीं सकते हैं। वैसे तुम्हें तो अंदाजा हो ही गया होगा ना? अहान ने कहा, क्या वो अब
ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं बच पाएगा। लिली ने कहा, यह सिचुएशन बहुत सीरियस है। हम जब यहाँ आए थे तब वीरेंद्र सर की हालत बहुत ख़राब थी। वो लगभग अपनी जान गंवा ही बैठे थे, पर फिर ऑक्यूपंचर की वजह से वो अब तक जिंदा है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज वर्मा फैमिली में वीरेंद्र सर की मौत का मातम चल रहा होता। आहान बहुत हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वर्मा फैमिली जैसी पावरफुल फैमिली की एक दिन ये हालत हो जाएगी। वो सोच रहा था कि अगर सच में वीरेन की मौत हो गई तो ये डेजर्ट के लिए और वर्मा फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। ये तुम क्या कह रही हो? हम डॉक्टर्स हैं, हम किसी की हालत के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। जब मोनिका ने हान और लिली की बातें सुनी तब उसने गुस्से में कहा। लिली ने कहा, ये आप क्या बोल रही हैं? ये हान है, इससे क्या छुपाना? जब हान ने देखा कि लिली उस पर भरोसा करती है तब वो बहुत खुश हो गया। मोनिका ने भी इसके बारे में सोचा। तब उसे लगा कि लिली कुछ गलत नहीं कह रही थी। आहान ने कुछ सोचा और कहा, अगर वीरेन की जान खतरे में है और तुम दोनों उसे नहीं बचा सकती हो तो फिर तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। एक बार वीरेन की मौत हो गई तो यहाँ पर सब कुछ बदल जाएगा। मोनिका ने कहा, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जब वीरेन सर की मौत हो जाएगी तब की तब देखेंगे। आहान बहुत शॉक्ड और कंफ्यूज था। उसने कहा, क्यों? यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। तुम दोनों तो मार्शल आर्ट्स भी नहीं जानती हो। मोनिका ने कहा, हम डॉक्टर्स हैं और ये हमारा फर्ज है। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो मोनिका को कैसे समझाए, इसलिए वो लिली की तरफ देखने लगा। इस मामले में लिली भी मोनिका के साथ थी। उसने कहा, मैं मोनिका जितनी अच्छी डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर फिर भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हमारे मास्टर ने हमें एंड तक कोशिश करना सिखाया है। आहान बहुत हेल्पलेस था। दोनों बहनें बहुत जिद्दी थी और अपनी बात को लेकर उनका स्टैंड बहुत फर्म था। मायूस होकर आहान ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहूंगा। मोनिका ने कहा, पर मोनिका अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले आहान ने कहा, अगर तुम दोनों ने मेरी ये बात नहीं मानी तो फिर मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी और यहाँ से भेजना पड़ेगा, और तुम जानती हो मैं ऐसा कर सकता हूँ। लिली ने आहान को अनोय होते हुए कहा, तुम ये क्यों कर रहे हो? हम अपना फैसला खुद ले सकते हैं। आहान ने कहा, मैं ये सब सिर्फ तुम दोनों की सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। दोनों जानती थी कि आहान ये सब बात करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसने जो एक बार सोच लिया था वो वही करता था। उसके बाद आहान ने दोनों को अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ा था। जब वो ट्रीटमेंट करने जाती थी तब भी हान उनके साथ रहता था। जो वर्मा फैमिली के मेंबर्स को ज़्यादा पसंद नहीं था वो उसे रोकना चाहते थे, पर मोनिका के कहने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब हान वीरेन के रूम में गया तब वीरेन अपने बेड पर लेटा हुआ था। वहां पर वर्मा फैमिली के कुछ मेंबर्स भी बैठे हुए थे। प्रभात को आहान जानता था, पर उनके अलावा वहां पर एक और बूढ़े आदमी बैठे हुए थे। आहान को वहां देखकर उन्होंने मुंह बना लिया और वो चाहते थे कि आहान वहां से चला जाए, पर मोनिका ने उसे नहीं जाने दिया। रूल्स के हिसाब से जब मोनिका और लिली ट्रीटमेंट करती थी तब रूम में कोई नहीं रह सकता था, इसलिए एक एक करके सब रूम से बाहर चले गए। वहां पर बस मोनिका, लिली और आहान बचे थे। वीरेन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी। उसकी आंखें बंद थी और चेहरा बिल्कुल शांत था। उसकी सांसें बहुत धीरे चल रही थी। आहान को उसकी हालत के बारे में पहले से पता था, पर जब उसने उसे अपनी आंखों के सामने देखा तब उसे बहुत बुरा लग रहा था और वो काफी हैरान भी था। उसने पूछा, वीरेन को एग्जैक्टली हुआ क्या है? लिली ने धीरे से कहा, ये धीरे धीरे अपनी जान गंवा रहे हैं। अभी भले ही इनकी उम्र बहुत कम है, पर अब उनकी बॉडी एक बूढ़े आदमी की तरह फंक्शन कर रही है। एक बार सारे ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आहान ने गहरी आह भरी। लिली ने उससे एक सवाल किया, मैंने सुना है कि वर्मा फैमिली के मार्शल आर्ट्स बहुत खतरनाक हैं। क्या ये सच है? वीरेन सर की ये हालत मार्शल आर्ट्स की वजह से ही हुई है। लिली इस वक्त एक्यूपंक्चर नीडल्स इंसर्ट कर रही थी। आहान ने उसे देखा और आह भरी। उसने कहा, वर्मा फैमिली में मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छा है, पर जब डेजर्ट वुल्फ ने इन पर हमला किया तब फैमिली एक्सपर्ट यहाँ मौजूद नहीं थे। तब वीरेन ने अपनी सारी ताकत यूज कर ली और ये हो गया। ये सब कल्टीवेशन टेक्निक की वजह से हुआ है। लिली ने कुछ सोचा और कहा, जैसे तुम्हारी बॉडी अनकंफर्टेबल हो जाती थी जब तुम रिवर्स कल्टीवर्स यूज करते थे, वैसे। आहान ने कहा, हाँ उससे मिलता जुलता है, पर वो नहीं है। अगर वैसा होता तो मैं भी तो कब का मर चुका होता ना। जब दोनों ने ट्रीटमेंट कर दिया था तब वो बाहर आ गई थी। उन्होंने फैमिली मेंबर से कुछ कहा और वो सब वहां से चले गए। जब तीनों वापस गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे थे
तब शिवांक उनके पीछे आया और उसने आहान को रोक लिया। वो उसे साइड में लेकर चला गया और मोनिका और लिली उसका इंतजार करने लगी। आहान ने पूछा, क्या हुआ? वो शिवांक को ज्यादा अच्छे से तो नहीं जानता था, पर उसे इतना जरूर पता था कि वो बहुत एम्बिशियस लड़का था। वो वीरेन की ऐसी हालत का फायदा जरूर उठाएगा। अगर उसने आहान को इस वक्त रोका था, इसका मतलब साफ था कि वो उससे वीरेन के बारे में ही बात करना चाहता था। शिवांक आहान के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था वो उसे इग्नोर कर रहा है, पर फिर भी शिवांक उससे बात करना चाहता था। उसने कहा, आहान सर, मैं जानता हूँ कि आप मेरे यहाँ आने का रीजन जानते हो, पर ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते हो। फिर भी मुझे बेशर्म होकर आपसे बात करनी पड़ेगी। आहान ने कहा, तुम कैसे जानते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ? अगर तुम्हें वीरेन के बारे में बात करनी है तो फिर तुम गलत इंसान के पास आए हो। मैं वर्मा फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। शिवांक आहान की बातों से सरप्राइज नहीं था, क्योंकि वो जानता था आहान सच बोल रहा है। उसने कहा, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हो। वीरेन अंकल की मौत के बाद प्रभात अंकल ही हेड बनेंगे, क्योंकि उनकी पावर्स ही ऐसी हैं। पर यह सब कुछ इतना आसान नहीं है। आहान ने कहा, तुम ग्रैंड मास्टर को हल्के में ले रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता हूँ। शिवांक ने स्माइल किया और कहा, मेरी इतनी औकात कहाँ प्रभात अंकल को कम समझूं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, जो कभी कम नहीं होगी। पर वर्मा फैमिली के लिए यही अच्छा होगा कि वो हेड ना बने। ये बात सुनकर आहान बहुत कंफ्यूज हो गया था और उसे अजीब एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। ये देखकर शिवांक ने कहा, वर्मा फैमिली जितनी सिंपल दिखाई देती है उतनी सिंपल है नहीं। जितना मैं प्रभात अंकल को जानता हूँ, वो बिल्कुल भी अच्छे फैमिली हेड नहीं बनेंगे। वो बहुत अकेले रहते हैं और दुनियादारी से बहुत पीछे हैं। ऐसे में अगर वो फैमिली हेड बन गए तो वर्मा फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। आहान ने कुछ सोचा और कहा, अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है, तो फिर वीरेन ने किसी और का नाम तो सोचा ही होगा ना, और तुम जानते हो कि वो नाम तुम्हारा नहीं है। शिवांक ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ये कारण है कि मैं आपके पास आया हूँ। आहान ने कहा, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ और ना ही करूँगा। शिवांक ने कहा, ये एक ऐसा मैटर है जिसमें सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हो, और अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते हो तो फिर मैं ये वर्मा मैंसन और फैमिली छोड़कर चला जाऊंगा। आहान ने शिवांक को ऑब्जर्व किया। उसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि शिवांक सच बोल रहा था या फिर मजाक कर रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? शिवांक ने मोनिका और लिली की तरफ देखा और फिर कहा, अभी तो मैं सिर्फ ये बताने आया था कि अगला फैमिली हेड कौन बनेगा ये कोई नहीं जानता है। एक बार ये दोनों यहाँ से चले जाएं, फिर मैं इसका भी फैसला हो जाएगा। तब अगर आपने मेरी फैमिली हेड बनने में मदद की तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, और आप जो चाहें वो आपको दूंगा। शिवांक ने आहान से खुलकर बात नहीं की थी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो आहान को मना पाएगा या नहीं, या फिर शायद उसे आहान पर भरोसा नहीं था। उसे लगा कि अगर उसने आहान को सब बता दिया तो कहीं वो न्यूज़ लीक ना कर दे। अगला फैमिली हेड कौन बनेगा, इसकी लड़ाई अंदर ही अंदर शुरू हो गई थी। सब जानते थे कि ऐसा होने वाला था, इसलिए सब लोग तैयार थे। गेस्ट हाउस आने के बाद लिली और मोनिका ने जानबूझकर आहान से कोई सवाल नहीं किया। आहान ने कहा, वीरेन के ठीक होने से पहले या उसके मरने से पहले अगर वर्मा फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम दोनों को ट्रीटमेंट छोड़कर यहाँ से जाना ही होगा, और इस बारे में आगे कोई बात नहीं होगी। आहान ने ये बात इतना फर्मली बोली थी कि दोनों बहनें मना नहीं कर पाईं और चुपचाप उसकी बात मान गई। 3 दिन तक वर्मा फैमिली में सब कुछ ठीक था। वो दोनों ट्रीटमेंट कर रही थी और आहान हर वक्त उनके साथ रहता था। शिवांक ने भी उससे कोई बात नहीं की थी और ना डेजर्ट वुल्फ ने कोई हमला किया था। बाहर मौसम बहुत अच्छा था। डेजर्ट की गर्मी से कुछ वक्त के लिए राहत मिली थी और बाहर हवाएं चल रही थी, पर वर्मा फैमिली के पास ये मौसम एंजॉय करने का बिल्कुल टाइम नहीं था। वो सब लगातार वीरेन के आगे पीछे थे और उसे ठीक देखना चाहते थे। जब मोनिका और लिली ट्रीटमेंट कर रही थी तब आहान सबके एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। शिवांग के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और प्रभात बहुत परेशान नजर आ रहे थे। वो प्रभात से पूछना चाहता था कि वीरेन की मौत के बाद वो क्या फैसला लेंगे, पर उसमें हिम्मत नहीं हुई और वो चुप रहा। जब लिली और मोनिका बाहर आए तब उन्होंने सबके चेहरे देखे और लिली ने आहान से पूछा, सब लोग इतने डिप्रेस्ड क्यों हैं? वीरेन सर अब तक जिंदा है? आहान उसे इस वक्त सब कुछ क्लियरली नहीं समझा सकता था। वर्मा फैमिली में इस वक्त जो चल रहा था वो ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था।
देर रात अहान वॉक कर रहा था और वहां पर ठंडी हवाएं चल रही थी, इसलिए वो वापस रूम की तरफ आ गया। अचानक से उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी। अहान बिल्कुल केयरलेस नहीं होना चाहता था, इसलिए सीरियसली उस आवाज का पीछा करने लगा। वो आवाज अहान को वीरेन के रूम के पास ले आई थी। उसने देखा कि उसके रूम के बाहर 2 लाशें पड़ी हुई थी और प्रभात और एक और मास्क आदमी फाइट कर रहे थे। अहान उनके सामने नहीं आया, बल्कि एक कोने में खड़ा होकर देखने लगा। मास्क आदमी प्रभात के सामने फाइट कर रहा था। इसका मतलब वो भी बहुत पावरफुल था। यह आदमी कौन था और वहां क्यों आया था? प्रभात गुस्से में चिल्लाया, कौन हो तुम? मास्क आदमी ने कहा, अगर फाइट करनी है तो करो, फालतू के सवाल मत पूछो। ये सुनकर दोनों में फिर से फाइट शुरू हो गई थी। इस बार दोनों एक दूसरे पर पूरी एनर्जी के साथ अटैक कर रहे थे। शोर सुनकर बाकी वर्मा फैमिली के लोग भी वहां पर आ गए थे। दोनों की स्ट्रेंथ देखकर बाकी जो लोग आए थे वो चुप थे और कोई आगे नहीं आ रहा था। सब समझ गए थे कि अगर वो मास्क आदमी प्रभात के सामने टिक पा रहा है तो उसका भी मार्शल आर्ट्स लेवल बहुत हाई होगा। अब उस मास्क आदमी ने देखा कि वहां पर बहुत लोग आ गए थे और शायद अब वो ज्यादा देर प्रभात से नहीं लड़ पाएगा, इसलिए वो उससे दूर हो गया। उसने कहा, मैं वापस जरूर आऊंगा और जब मैं वापस आऊंगा तब मैं इस चौर वीरेन वर्मा को मार कर ही वापस जाऊंगा। ये सुनकर प्रभात समझ गए थे कि वो भागने की कोशिश कर रहा है, पर वो उसे भागने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने उसके पीछे भागकर उस पर हाथ से अटैक करने की कोशिश की, पर वो मास्क आदमी उनके अटैक से बच गया था। प्रभात उसके पीछे भागना चाहते थे, पर इतने में पीछे से आवाज आई, अंकल, आपको उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। ये आवाज शिवांग की थी। प्रभात शिवांग को डिसअपॉइंटमेंट में देखने लगे, पर वो जानते थे कि शिवांग सही बोल रहा था। इस वक्त उनका वीरेन के पास रहना ज्यादा जरूरी था। इस वक्त वर्मा फैमिली के लिए किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी वीरेन की सेफ्टी थी। आहान ने डाउट के साथ शिवांग को देखा। वो जानता था कि वो बस नाटक कर रहा है, क्योंकि वीरेन जिए या मरे उससे शिवांग को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए शिवांग ने जो किया था उसका कारण आहान को समझ नहीं आया था। प्रभात ने एक एक करके सबको घूरा। उनकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वहां आकर उन्होंने सबसे तेज आवाज में कहा, अगर तुम लोगों को वर्मा फैमिली का हेड बनना है तो बन सकते हो, पर मेरे भाई वीरेन की मौत के बाद, जब तक वीरेन जिंदा है तब तक अगर किसी ने भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वीरेन के लिए मुझे तुम लोगों से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब बातें प्रभात कुछ लोगों को इशारा करते हुए कह रहा था और वो लोग समझ भी गए थे, पर उन्होंने वीरेन को मारने के बारे में सोचा भी नहीं था। इसके बाद सब अपने अपने रूम में चले गए और आहान भी वापस गेस्ट हाउस में आ गया। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वो जानता था कि उसे उनके जवाब अभी नहीं मिल सकते हैं, इसलिए उसने ज्यादा दिमाग नहीं चलाया और आराम करने लगा। फाइट के बाद वो मास्क आदमी एक सुनसान जगह घर में मेडिटेट करने लगा। वहां पर कोई आता जाता नहीं था, इसलिए वो उसके लिए अभूत सही जगह थी। जब वो वहां पर मेडिटेट कर रहा था तब वहां पर अचानक से किसी ने नॉक किया। ये सुनकर वो आदमी हैरान हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उस घर के बारे में किसी को नहीं पता था और वो वहां था ये भी कोई नहीं जानता था। उस आदमी ने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि उसके वहां से जाने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद नॉकिंग की आवाज आनी बंद हो गई। तब उस मास्क आदमी ने सोचा कि वो वहां से जा चुका होगा, पर तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई और वो आदमी अंदर आ गया। मास्क आदमी अभी अभी फाइट करके आया था, इसलिए उसमें फाइट करने की ताकत नहीं थी, पर फिर भी वो तैयार था। लेकिन जब उसने अपने सामने अपने ओपोनेंट को देखा तब उसने कहा, तुम हो? मास्क आदमी बहुत रिलैक्स था, क्योंकि उसके सामने राका खड़ा था। राका डेजर्ट वुल्फ की टीम का था और बहुत पावरफुल था। मास्क आदमी को देखकर लग नहीं रहा था कि वो राका को ज्यादा पसंद करता है, पर राका ने उसे स्माइल करते हुए कहा, कैसे हो दोस्त? मास्क आदमी ने कहा, मुझे दोस्त मत कहो। राका ने कहा, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? बहुत वक्त हो गया है, भूल क्यों नहीं जाती उस बात को? मास्क आदमी ने कहा, तुम्हें अगर मुझे मारना है तो मार दो, पर मैं वो हादसा कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें नफरत करूंगा। राका ने कहा, रहने दो, फिर करते रहो मुझसे नफरत। वैसे भी तुम अकेले नहीं हो जो मुझसे नफरत करते हो। इसके बाद राका ने कहा, मैंने तुम्हें मारने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, पर तुमने ये क्या किया? प्रभात से लड़ने चले गए। तुमने अपनी स्ट्रेंथ को जबरदस्ती बढ़ाया था और तुम जानते हो ना कि इस हरकत की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। मास्क आदमी ने कहा, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मर भी जाता तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद राका कुछ देर वहां रुका
पर फिर जब उस मास्क आदमी ने कोई भाव नहीं दिया तब वो वहां से चला गया। अगली सुबह वर्मा हाउस में कुछ खास अच्छी नहीं थी और ना ही बाहर का मौसम अच्छा था। सबके चेहरे उतरे हुए थे और सब अपने अपने काम कर रहे थे। अहान गेस्ट हाउस के आंगन में बैठा था जब उसने एक अलग इंसान को आते हुए देखा। प्रभात गेस्ट हाउस की तरफ पहली बार आए थे। उन्होंने आते ही अहान से कहा, मुझे डॉक्टर मोनिका से मिलना है। इस वक्त मोनिका भी बाहर आ गई थी। उसने जब प्रभात को देखा तब वो बिल्कुल काम थी। प्रभात ने मोनिका से कहा, डॉक्टर, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? मोनिका ने अहान की तरफ देखा और कहा, हाँ। वो चाहती थी कि अहान वहां से चला जाए, पर अहान मोनिका को प्रभात के सामने अकेले छोड़ने में हिचक रहा था। पर फिर उसने सोचा कि अगर प्रभात मोनिका को कोई नुकसान पहुंचाना भी चाहेगा तब भी वो प्रभात से फाइट करके उसे नहीं बचा पाएगा। इसलिए वो उन दोनों से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया, पर उसकी नज़र हर वक्त मोनिका और प्रभात पर थी। क्या देख रहे हो? अचानक से लिली आई और उसने अहान से पूछा। अहान ने मोनिका और प्रभात की तरफ इशारा कर दिया। लिली ने पूछा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें मोनिका से क्या काम है? अहान ने जवाब दिया, पता नहीं, शायद वीरेन के बारे में जानना चाहते हो सकता है कि उन्हें पता हो कि वीरेन अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। लिली ने कहा, तो ये क्या यहाँ पर मोनिका को बोलने आए हैं कि हम किसी भी तरह वीरेन सर को बचा लें? अहान ने कुछ सोचा और कहा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लिली कंफ्यूज हो गई और उसने कहा, फिर वो यहाँ क्यों आए हैं? हम तो सिर्फ डॉक्टर्स हैं। अगर वो हमारी मदद किसी की जान बचाने के लिए नहीं चाहते तो फिर वो क्या चाहते हैं कि हम लोगों की जान लेने लग जाएं? अहान ने कुछ सोचा और कहा, हो सकता है ऐसा ही हो सकता है कि वो चाहते हो कि तुम लोग वीरेन की जान ले लो। लिली घबरा गई और उसने कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अहान चुप रहा। वो जानता था कि प्रभात ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो पूरी वर्मा फैमिली के सामने उसने पहले ही सबको धमकी दी थी कि कोई भी वीरेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे में वो खुद ऐसा करेगा, ये बात थोड़ी इलॉजिकल थी। उधर मोनिका ने प्रभात से पूछा, क्या बात है? प्रभात ने कहा, वो मैं वीरेन के बारे में बात। प्रभात अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही मोनिका ने कहा, सर, हम वीरेन सर की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, पर आप जानते हैं कि उनकी कंडीशन कितनी क्रिटिकल है। मोनिका की आवाज़ में रिग्रेट और गिल्ट साफ सुनाई दे रहे थे। प्रभात ने कहा, मैं जानता हूं कि आप पूरी कोशिश कर रही हैं और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार भी हूं, पर वीरेन की हालत बहुत खराब है और कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं बता सकता है। उसकी मौत कभी भी हो सकती है। मोनिका ने कहा, फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? प्रभात ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आपसे कुछ जानने आया हूँ। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वीरेन बस कुछ देर के लिए आंखें खोल ले और हमसे बात कर सके? यह सुनकर मोनिका को थोड़ी हैरानी हुई। उसका एक्सप्रेशन देखकर प्रभात को लगा कि शायद ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसने कहा, अगर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चलता हूँ। पर मोनिका ने उसे रोका और कहा, ऐसा हो सकता है अगर हम एक स्पेशल तरह की मेडिसिन और हमारा एक्यूपंक्चर को मिला दें। सर को कुछ देर के लिए होश आ सकता है, पर फिर वो शायद ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ही जिंदा रह पाएंगे। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको कहूँगी कि आप इसके बारे में ना सोचे तो ही अच्छा होगा। ये तरीका मर्डर से कम नहीं है। ये सुनकर प्रभात हैरान हो गया, पर क्योंकि उसे उम्मीद नजर आ रही थी इसलिए उसने कहा, डॉक्टर मोनिका, ये मैटर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। प्लीज़ वीरेन को थोड़ी देर के लिए होश में ले आइए। मोनिका अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई और उसने कहा, मेरे उसूल मुझे ये करने की इजाज़त नहीं देते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। प्रभात को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, इसलिए सुनकर भी उन्हें थोड़ा गुस्सा आने लगा था। उसका एहसास अहान को दूर से हो गया था, इसलिए वो अचानक से खड़ा हो गया। ये देखकर लिली ने पूछा, क्या हुआ? अहान ने मोनिका और प्रभात को देखा, पर उसे कोई गड़बड़ नहीं लगी, इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं। उधर प्रभात ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। प्रभात को जाते देख मोनिका ने उसे रोका और कहा, प्रभात सर, अगर आप चाहे तो मेरी बहन लिली से मदद मांग सकते हैं। उसकी स्किल्स भी मेरे जैसी ही हैं और वो ये कर सकती है। ये सुनकर प्रभात को एक उम्मीद नजर आई और वो खुश हो गए। ये बोलने के बाद मोनिका ने कहा, अब मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मैं चलती हूँ। इसके बाद मोनिका ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और वहां से चली गई। अहान और लिली जो उन्हें देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आया कि उन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। पर जब लिली ने देखा कि प्रभात उनकी तरफ आ रहे थे, तब उसने कहा, अहान ये हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं?
कहीं सच में ऐसा तो नहीं है कि वो किसी को मरवाना चाहते हैं और मोनिका ने मना कर दिया इसलिए उन्हें अब मेरी मदद चाहिए। आहान ने उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, अब ये मत कहना कि तुम भी मना कर दोगी। वैसे तुम मना कर भी सकती हो, क्योंकि जब उन्होंने मोनिका को कुछ नहीं कहा तो फिर वो तुम्हें भी क्या ही कह देंगे। जब प्रभात वहां आ गए थे तब लिली बहुत घबरा गई थी। प्रभात चाहता था कि आहान वहां से चला जाए, पर लिली ने कहा, नहीं, आहान कहीं नहीं जाएगा। आपको जो बात करनी है उसके सामने ही करनी पड़ेगी। लिली ने यह बात इतनी फर्मली बोली थी कि आहान बिल्कुल हैरान हो गया था। वो मोनिका और प्रभात की बातें सुनना चाहता था पर सुन नहीं पाया था, लेकिन लिली और प्रभात की बात सुनने का उसके पास मौका था। प्रभात ऐसा नहीं चाहते थे, पर फिर उन्होंने आहान की तरफ देखा और कहा, ठीक है, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चला तो मेरा पहला शक तुम पर होगा और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम अच्छे से जानते हो। ये धमकी सुनने के बाद आहान ये बात किसी को भी बताने वाला नहीं था। वो चुपचाप वहां खड़ा रहा और उन दोनों की बातें सुन रहा था। प्रभात ने लिली को वही बातें बोली जो उसने मोनिका से कही थी। ये बातें सुनकर मोनिका जितनी शांत थी, लिली उतनी ही पैनिक कर रही थी। उसने कहा, अगर हमने ऐसा किया तो वीरेंद्र सर तो तुरंत मर जाएंगे, वो बस कुछ ही बातें बोल पाएंगे। आहान भी हैरान था कि प्रभात उससे ऐसा क्या जानना चाहता था जो वो चाहता था कि वो कुछ शब्द ही बोल दे। क्या वो गोल्ड कॉइन के बारे में कुछ जानना चाहता था या फिर वो अगले फैमिली हेड के बारे में जानना चाहता था। प्रभात ने लिली के डाउट्स देखते हुए कहा, मैं ये सब बातें जानता हूँ। लिली समझ गई थी कि वो उसके पास क्यों आया था। उसने कहा, मोनिका ने आपकी मदद करने से मना कर दिया, इसलिए आप मेरी मदद मांगने आए हैं ना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों करना चाहता था। प्रभात ने कहा, नहीं, मैंने तो इसके बारे में सोचना बंद कर दिया था, पर डॉक्टर मोनिका ने कहा कि मैं आपसे मदद मांग लूं। ये सुनकर लिली हैरत में पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब मोनिका मदद नहीं करना चाहती थी फिर उसने उसका नाम क्यों लिया था। लिली को इतना कंफ्यूज देखकर प्रभात ने कहा, आप जो चाहें वो फैसला ले सकती हैं। लिली कोई फैसला नहीं ले पा रही थी, इसलिए उसने आहान की तरफ देखा। प्रभात को समझ आया कि वो उसकी तरफ क्यों देख रही थी, क्योंकि इस मामले में तो आहान उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। पर इतने में आहान ने कहा, तुम्हें जो फैसला लेना हो ले लो। अगर तुम्हें मना भी कर दिया तो ग्रैंड मास्टर प्रभात तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, वो भी तुम्हारी सिचुएशन समझ जाएंगे। ये सुनकर प्रभात को ऐसा लगा जैसे वो लिली को उसके खिलाफ कर रहा था। उसने कहा, हाँ, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने मेरी मदद कर दी तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लिली ने बहुत देर तक सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं कोशिश कर सकती हूँ, पर मैं किसी बात की कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ। वहां पर कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर प्रभात बहुत खुश हो गए। वो रिलैक्स थे कि अगर कुछ गड़बड़ भी हो गई तो वीरेन और वर्मा फैमिली उन पर इल्जाम नहीं लगाएगी। उन्होंने बहुत बार लिली को थैंक यू बोला और फिर वो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद आहान ने लिली से कहा, तुम ये करने के लिए कैसे मान गई? क्या तुम्हारी अपनी बहन जैसे असूल नहीं है? ये बात सुनकर लिली गुस्सा हो गई और उसने कहा, मोनिका अपने उसूलों की बहुत पक्की है, इसलिए वो खुद ये काम नहीं करना चाहती थी, पर वो जानती थी कि ये वर्मा फैमिली के लिए कितना ज़रूरी है, इसलिए उसने मेरा नाम ले लिया। अगर ये उसके एथिक्स के बहुत खिलाफ होता तो मुझे भी ऐसा करने नहीं देती। वैसे भी मैं जो कर रही हूँ वर्मा फैमिली के भले के लिए कर रही हूँ, इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। आहान ने कहा, ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद लिली ने कुछ नहीं कहा और वीरेन के ट्रीटमेंट की तैयारी करने लगी। उन्हें जो करना था आज ही करना था, क्योंकि वीरेन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अगर इस ट्रीटमेंट के लिए और इंतजार किया गया तो शायद ये ट्रीटमेंट उस पर कोई असर नहीं करेगा और वो अपनी जान भी गंवा देगा। लिली ने प्रभात को एक लिस्ट दी। उन्होंने सारा सामान तुरंत मंगवा लिया था। महंगी से महंगी मेडिसिन भी कुछ देर ही में ही अवेलेबल हो गई थी। प्रभात जब लिली को बताने आए कि सब कुछ आ गया है तब वहां पर मोनिका भी थी। प्रभात के वहां से जाने के बाद मोनिका ने लिली से कहा, लिली, इम्पेशेंट मत होना और बहुत कामली एक्यूपेंचर करना। थोड़ी थोड़ी देर की हालत देखते रहना और अपनी ब्रीदिंग और नॉर्मल रखना। कोई भी गड़बड़ हो तो तुम जानती हो ट्रीटमेंट में क्या बदलाव करने हैं। लिली ने कहा, हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी। लिली को बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि सबने उस पर बहुत भरोसा किया था और वो उनके भरोसे पर खरी उतरना चाहती थी। जब वो वीरेन एक रूम में पहुंचे तब प्रभात ने आहान को अंदर आने से मना नहीं किया, क्योंकि वो सब कुछ जानता था।
बाकी हर फैमिली मेंबर को वहां आने से मना कर दिया गया था। लिली ने साफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि वहां पर कोई भी नहीं रहेगा। सिर्फ वो 3 ही जानते थे कि अगर एक बार वीरेन की आंख खुल गई तो वो 1 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। प्रभात लिली को बहुत उम्मीद से देख रहा था। ये लिली के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। आहान ने मेडिकल किट से सुई निकाली और लिली को दे दी। लिली ने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। वो एक एक नीडल को ध्यान से पहले दवाई में डिप कर रही थी, फिर उसे वीरेन की बॉडी में इंसर्ट कर रही थी। उसके हाथ बहुत स्पीड से चल रहे थे और वो बहुत ध्यान से ये काम कर रही थी। 18 नीडल्स को वीरेन की बॉडी में इंसर्ट करने के बाद वो रुक गई और उसने एक गहरी सांस ली और वीरेन की तरफ देखा। वो प्रोग्रेस देखना चाहती थी। लिली ने देखा कि उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो रही थी, पर उसकी आंखें अभी भी बंद थी। धीरे धीरे उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगी। शायद उस पर असर हो रहा था। इस वक्त लिली इंतजार कर रही थी और प्रभात भी सब कुछ देख रहे थे। वो लिली को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। आहान बहुत नॉर्मल और कैजुअल था। उसने लिली से पूछा, अब सिचुएशन कैसी है? लिली ने कहा, वीरेन सर की ब्रीदिंग नॉर्मल होने लग गई है और धीरे धीरे उनके सारे बॉडी फंक्शंस भी नॉर्मल हो जाएंगे। अब उनके ब्रेन तक सिग्नल्स जाने जरूरी हैं। एक बार वो हो जाए फिर पता चलेगा कि वो आंखें खोलेंगे या नहीं। आहान और प्रभात को अब समझ आ गया था। अब वो दोनों भी लिली की तरह इंतजार कर रहे थे और ब्लैंकली नहीं खड़े थे। इस वक्त कुछ भी श्योर नहीं था। सब बस उम्मीद कर रहे थे कि वीरेन आंखें खोल ले। वक्त बहुत धीरे गुजर रहा था। वहां पर तीनों बस वीरेन की आंखें खोलने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद वीरेन का चेहरा लाल हो गया था। प्रभात बहुत बेचैन हो रहे थे, इसलिए वो वीरेन के नजदीक गए और देखने लगे। इस वक्त वो सिर्फ इतना चाहते थे, वीरेन आंखें खोल ले और उनसे एक बार बात कर ले। कुछ देर बाद लिली ने फिर से कहा, अगर अब वीरेन आंखें नहीं खोलते तो लिली को मोनिका को बताया रास्ता अपनाना पड़ेगा। जैसे ही लिली कुछ करने वाली थी, प्रभात ने कुछ देखा और चिल्लाए, डॉक्टर, कुछ मूवमेंट हो रही है। लिली तुरंत अलर्ट हो गई और पल्स चेक करने लगी। कुछ मूवमेंट तो हो रही थी। उनकी आंखें फड़क रही थी। आहान भी क्यूरियसली देखने लगा था। जब वीरेन की आंखें खुली तब प्रभात उसके बिल्कुल पास आ गया और उसने कहा, वीरेन, तुम मुझे सुन पा रहे हो? वीरेन का दिमाग इस वक्त बहुत क्लियर था। उसने प्रभात को तुरंत पहचान लिया और वो उससे कुछ बताना चाह रहा था। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, इसलिए प्रभात अपना कान बिल्कुल उसके पास ले आए थे। वीरेन से उसे कुछ बातें कही थी जिससे प्रभात के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। लिली और आहान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बाहर गार्डन में इस वक्त शिवांग बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने प्रभात को वीरेन के रूम में जाते हुए देखा था और उसे ये भी पता था कि उन्होंने कुछ बहुत महंगी दवाइयाँ अर्जेंटली मंगवाई हैं। शिवांग जानता था कि प्रभात कुछ तो करने की सोच रहा है, पर क्या, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में पहला ख्याल गोल्ड कॉइन का ही था। उसके लिए इस वक्त गोल्ड कॉइन की लोकेशन पता करना बहुत ज़रूरी था। इस वक्त सब वीरेन की हेल्थ को लेकर परेशान थे, इसलिए उसने सोचा कि डेजर्ट वुल्फ कभी गोल्ड कॉइन लेकर जा सकते थे। पर गोल्ड कॉइन कहाँ पर है, ये सिर्फ वीरेन को पता था। प्रभात सब कुछ इतना सीक्रेटली शायद इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे वीरेन से गोल्ड कॉइन का पता जानना चाहते थे। जब वो लेफ्ट राइट चक्कर काट रहा था तब लिली और आहान वीरेन के रूम से बाहर आ गए थे। आहान को खिड़की से नजर आ रहा था कि शिवांग की नज़र यहीं पर थी। हमें वर्मा फैमिली को बता देना चाहिए, आहान ने कहा। प्रभात से कुछ बातें करने के बाद वीरेन ने अपना दम तोड़ दिया था। जब उसकी सांसें रुकी तब वो बहुत रिलैक्स्ड था। प्रभात जानता था कि क्या होने वाला था, पर फिर भी जब उसके सामने ये हुआ तब वो बहुत पैनिक करने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभात को शोक मनाने का वक्त मिल जाए इसलिए लिली आहान को बाहर ले आई थी। लिली ने कहा, जब कोई वर्मा फैमिली का मेंबर मिल जाएगा तब हम उन्हें बता देंगे। धीरे धीरे सबको इसके बारे में पता चल गया था और वो वीरेन के रूम के बाहर खड़े हो गए थे। कुछ लोग रो रहे थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो दिखावा कर रहे थे। तो कुछ लोगों के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और वो बिल्कुल सदमे में चले गए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिल ही दिल में बहुत खुश थे। आहान सबको खास करके शिवांग को ऑब्जर्व कर रहा था। थोड़ी देर बाद लिली बाहर चली गई और उसके पीछे पीछे आहान भी चला गया। जब उसने देखा कि लिली बहुत मायूस है तब उसने कहा, क्या हुआ, वीरेन की मौत के बारे में सोच रही हो? लिली ने कहा, हाँ, मैं भले ही एक डॉक्टर हूँ, पर जब मैं किसी को मरते देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आहान ने कहा, ये तो दुनिया का दस्तूर है, जो आया है वो एक दिन जरूर जाएगा। वर्मा फैमिली में वीरेन के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई थी। आहान ने उनके साथ हैप्पी मोमेंट्स भी जिए थे और अब एक सैड मोमेंट भी जी रहा था। कहीं ना कहीं आहान को बहुत अजीब लग रहा था।
उसने पूरा अंतिम संस्कार अटेंड नहीं किया क्योंकि इस वक्त उसे दोनों बहनों को वर्मा फैमिली से निकालना था, क्योंकि वो जानता था कि अब उनका वहां रहना सेफ नहीं था। जब वो दोनों को लेकर जा रहा था तभी उसे किसी ने रोक लिया, जैसे वो उसका ही इंतजार कर रहा था। उस आदमी को देखते ही अहान पहचान गया था कि वो डेजर्ट वुल्फ का आदमी था। उसने पूछा, तुम डेजर्ट वुल्फ के आदमी हो? उस आदमी ने स्माइल किया और कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्मार्ट हो। अहान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और मोनिका और लिली के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके लिए उन दोनों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी थी। उसने कहा, क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा, मैं तुमसे बस एक इंसान के बारे में जानना चाहता हूँ। अहान समझ गया था कि वो मीनू के बारे में पता करना चाहता था, पर फिर भी उसने प्रिटेंड करते हुए पूछा, किसके बारे में? वो आदमी जानता था कि अहान बस नाटक कर रहा है, इसलिए उसने कहा, देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे चुपचाप उसका पता बता दो। अगर हमने फाइट करना शुरू किया तो फिर इन खूबसूरत लड़कियों को भी चोट लग सकती है। ये सुनकर अहान को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, मुझे पता भी नहीं है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, फिर भी चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? और अगर तुमने अटैक करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो आदमी अहान की धमकियों से डरा नहीं और उसने कहा, मैं अटैक करूंगा या नहीं इसके बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जहां तक बात रही उस इंसान की, तो मुझे पता है तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सीधा सीधा बता दो, वरना मैं भी डेजर्ट वुल्फ की टीम का हिस्सा हूँ। यह सुनकर अहान का खून गुस्से में उबलने लगा था। अब या तो वो उसकी बात मान सकता था या फिर वो अटैक करे उससे पहले वो अटैक कर सकता था। अहान ने दूसरा ऑप्शन चुना और उस आदमी पर अटैक किया। वो आदमी जानता था कि अहान अटैक करने वाला था, इसलिए वो भी डॉज करने के लिए तैयार था। उसने अपने आप को अहान से दूर किया और कहा, तुम अटैक करने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? ऑब्वियसली अहान उसे बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने दूसरा अटैक किया। वो आदमी अहान से फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अहान से दूर भागने लगा। वो जानता था कि अगर अहान से उसे पकड़ लिया तो फिर उसके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। अहान उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो कुछ दूर उसके पीछे भागा। तब फिर लिली और मोनिका का सोचकर वो वापस आ गया। उसने कुछ सोचने के बाद फैसला किया कि अब वो उन्हें वापस उनके घर छोड़कर नहीं आएगा। डेजर्ट ने उन्हें देख लिया था, इसलिए अब अगर उसने उसकी गैर मौजूदगी में उन दोनों पर अटैक करने की कोशिश की तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसने मोनिका और लिली से कहा, मुझे लगता है कि तुम दोनों को कुछ दिन और यहाँ रहना पड़ेगा। लिली बहुत कंफ्यूज थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कब से उन्हें वहां से जाने के लिए कह रहा था, अब उन्हें रोक क्यों रहा था। पर मोनिका सब समझ गई थी। उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। मोनिका हान पर बहुत भरोसा करती थी और जानती थी कि वो उनके लिए कभी गलत नहीं सोचेगा। लिली और मोनिका को वर्मा मैंसन के गेस्ट हाउस में छोड़ने के बाद अहान शिवांग को ढूंढने लगा। वो कुछ देर पहले ही फ्री हुआ था। अहान ने शिवांग को कुछ देर पहले जो भी हुआ था वो सब बता दिया। उसने कहा, डेजर्ट वुल्फ को शक हो गया है कि वो लड़की मेरे पास है। अगर उन्हें कोई क्लू या हिंट नहीं मिला तो वो मुझे ही पकड़ेंगे। शिवांग ने कुछ सोचा और फिर अहान को देखते हुए कहा, वो एक घर में है और कोई उसका ख्याल रख रहा है। अहान ने पूछा, तो तुम उस लड़की का क्या करने वाले हो? अगर वो किसी काम की नहीं है तो उसे मार देते ताकि ये टंटा ही यहीं पर खत्म हो जाए, और अगर उसकी ज़रूरत है तो फिर हमें डेजर्ट वुल्फ का ध्यान भटकाना पड़ेगा। शिवांक ने कहा, मैं उसे इतनी आसानी से तो नहीं मारूंगा। हमें डेजर्ट वुल्फ का ध्यान ही भटकाना पड़ेगा। इसके लिए हमें मधुर की मदद लेनी पड़ेगी। अगर मधुर बाहर आ जाए तो डेजर्ट वुल्फ का ध्यान मधुर पर होगा, फिर कोई भी तुम पर शक नहीं करेगा। अहान थोड़ा शौक हो गया था, इसलिए उसने पूछा, वो बाहर आएगा? जब से उसे अपने पॉइजन के एंटीडोट मिला है उसने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई है। वो डेजर्ट वुल्फ से बहुत डरता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद करेगा। शिवांक ने कहा, अगर उसे गोल्ड कॉइन की लोकेशन पता चल जाए तो? अहान शिवांक को घूरने लगा और उसने कहा, तुम्हें पता है गोल्ड कॉइन कहाँ है? शिवांक ने ना में गर्दन हिलाई और कहा, मुझे नहीं पता, पर किसी को तो पता ही होगा ना। शिवांग की बात से अहान बिल्कुल हैरान हो गया था। अब उसे समझ आ रहा था कि वीरेन ने प्रभात के कान में क्या कहा था। शिवांग सोच रहा था कि उस वक्त अहान भी उनके साथ कमरे में था, इसलिए वो शायद गोल्ड कॉइन की लोकेशन जानता था, पर उसे बता नहीं रहा था। लेकिन सच तो ये था कि अहान को उसके बारे में नहीं पता था, पर यह बात उसे शिवांग को बतानी जरूरी नहीं लगी थी। पर अगर मधुर को लोकेशन के बारे में पता चल जाए
तो फिर वो उसे पाने के लिए कोई भी रिस्क ले सकता था। पर एक प्रॉब्लम और थी, लोकेशन सिर्फ प्रभात को पता थी। आहान ने कहा, लोकेशन सिर्फ ग्रैंड मास्टर प्रभात को पता है और उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाना नामुमकिन है। शिवांक ने कहा, अगर मधुर को असली लोकेशन बतानी है तो हमें प्रभात अंकल से पूछना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल है। पर अगर हमें उसे अंदाजे से एक लोकेशन बता दे तो क्या वो नहीं आएगा? वो गोल्ड कॉइन पाने के लिए कुछ भी करेगा। आहान को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने उससे कहा, पर हम उसे क्या बोलेंगे? शिवांक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्माइल करते हुए आहान को एक पेपर दिया और कहा, वो लड़की इस एड्रेस पर है। जब तुम मधुर से मिल लो उसके बाद यहाँ चले जाना। अगर वो हमारी मदद करने के लिए मान जाए तो मुझे बताना, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद शिवांक वापस मेंशन में चला गया और सबके साथ दुखी होकर बैठ गया। आहान से एड्रेस देखा, पर अभी वो नहीं जानता था कि वो वहां जाएगा या नहीं। पर फिर उसने अपनी और लिली और मोनिका की सेफ्टी के बारे में सोचा। अगर उसे इस सिचुएशन से निकलना था तो फिर उसे मधुर की मदद चाहिए ही थी। अगले दिन दोपहर में वो मधुर से मिला। उसने एक हुडी शर्ट, टोपी और मास्क पहने हुए थे। उसे आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाने का बहुत डर था। इस भेष में उसे कोई नहीं पहचान पा रहा था। आहान ने उसे पहचाना और कहा, अपने ऐसे लुक के साथ तुम कितने दिन तक बच पाओगे? आवाज सुनकर मधुर चौंक गया, पर फिर जब उसने देखा कि वो आहान है तब उसने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आहान ने कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मधुर ने कहा, मुझसे मिलने? मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ दिन मुझसे मिलने की या बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे डेजर्ट रूप से बचना है, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। आहान ने कहा, मेरे पास गोल्ड कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन है। मधुर हैरान हुआ और उसने कहा, रियली? वर्मा फैमिली ने उसके बारे में कैसे बता दिया? इसके बाद उसने आहान को डाउटली देखा और कहा, कहीं आप मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? आहान ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ फिर जाने दो, मैं तो बस यहाँ तुम्हें इन्फॉर्म करने आया था। मधुर ने हड़बड़ाकर कहा, भाई भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो आजकल मुझे थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है ना। क्या इन्फॉर्मेशन है? वीरेन के रूम में जो भी हुआ था वो सब आहान ने मधुर को बता दिया। प्रभात ने उसे मना किया था, पर फिर भी अपने आप को बचाने के लिए आहान का ये करना जरूरी था। वैसे कुछ बातें थी जो आहान ने जानबूझकर नहीं बताई थी। मधुर आहान पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करने वाला था। उसने कहा, मैं जानता हूं कि आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। आहान को नहीं लगा था कि मधुर इतना केयरफुल होगा और आसानी से उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। उसने कहा, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। मधुर ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मतलब आप बदले में मुझसे कुछ चाहते हो, आपको मुझसे क्या चाहिए? आहान ने स्माइल किया और मन में सोचा कि मधुर बहुत स्मार्ट है। उसने मधुर से कहा, ये अफवाह फैला दो कि मीनू तुम्हारे पास है। ये सुनकर मधुर को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने पैर जमीन पर पटकते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारूं? तुम्हें अच्छे से पता है कि डेजर्ट वुल्फ मेरी जान ले लेगा। वो कितना खतरनाक है ये सब जानते हुए भी तुम मुझे ऐसा करने के लिए कह रहे हो। आहान ने उसे शांत किया और कहा, डेजर्ट वुल्फ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस कुछ दिनों की बात है। अगर मीनू हमारी मदद करने के लिए नहीं मानी तो फिर शिवांग गिव अप कर देगा और मैं उसे मार दूंगा। फिर डेजर्ट वुल्फ को मीनू की लाश मिलेगी और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मधुर को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन की वजह से अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। आहान ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फिर वर्मा फैमिली से पूछ लो। तुम यहाँ पर गोल्ड कॉइन के लिए आए हो और मैं तुम्हें लोकेशन बता रहा हूँ, फिर भी तुम यकीन नहीं कर रहे हो। एक काम करो, ग्रैंड मास्टर प्रभात से पूछ लो। तुम भी जानते हो कि तुम उनसे ये इन्फॉर्मेशन कभी नहीं निकलवा पाओगे। मधुर सोच में पड़ गया था। वो डेजर्ट एरिया में सिर्फ वो गोल्ड कॉइन हासिल करने के लिए आया था। उसने उसे पाने की बहुत कोशिश की थी, पर फिर भी वर्मा फैमिली की चालाकी की वजह से उसे वो नहीं मिल पाया था। गोल्ड कॉइन की लोकेशन शायद सिर्फ वीरेन को पता थी, पर अब वो मर चुका था। पर मरने से पहले उसने प्रभात को कुछ बताया था, पर वो क्या था ये कोई नहीं जानता था। वो गोल्ड कॉइन की लोकेशन भी हो सकती थी। इस वक्त मधुर के पास आहान पर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। साथ ही वो ये भी नहीं जानता था कि आहान सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। बहुत सोचने के बाद मधुर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं डेजर्ट वुल्फ का ध्यान डाइवर्ट कर दूंगा, पर फिर मुझे उस चीज का पता चाहिए।
आई होप तुम मुझे धोखा नहीं दोगे और मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो। आहान ने कहा, नहीं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वो आदमी आहान से मोनू के बारे में पूछता है पर वह उसे वहाँ से भगा देता है। वो लिली को वापस वर्मा मैंसन ले आता है। इसके बाद वो शिवांग से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है। दोनों मधुर को बलि का बकरा बनाने के बारे में सोचते हैं। जब आहान मधुर से मिलता है और उसे बताता है कि वो उसे गोल्ड कॉइन की लोकेशन बताएगा अगर वो ये अफवाह फैला दे कि मोनू उसके पास है। पहले तो मधुर मना कर देता है पर बाद में वो मान जाता है। आहान से बात करने के बाद मधुर वहाँ से चला गया। आहान कुछ देर सड़क पर चलते रहा, फिर उसने मोनू से मिलने के बारे में सोचा। उसने टैक्सी ली और शिवांग के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। जब उसने बैल बजाया तब एक मिडिल एज औरत ने दरवाज़ा खोला। वहां पर किसी अनजान को देखकर वो औरत हैरान हो गई थी। उसके बदले एक्सप्रेशन देखकर आहान ने कहा, मुझे यहाँ शिवांग ने भेजा है। शिवांग का नाम सुनकर वो थोड़ा रिलैक्स हुई और उसने आहान को अंदर आने के लिए कहा। आहान ने देखा कि वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर मीनू चाहती तो वहाँ से भाग सकती थी। जब आहान मीनू के रूम में गया तब उसने देखा कि मीनू बालकनी में रेलिंग का सहारा लेकर खड़ी थी और बाहर देख रही थी। मीनू को जैसे पता चल गया था कि वहाँ पर आहान आया था, इसीलिए उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने आहान की तरफ देखा भी नहीं था। आहान ने कहा, शिवांक ने मुझे तुमसे मिलने के लिए कहा था। साथ ही उसने ये भी पूछा है कि तुमने उसके सवाल के बारे में क्या सोचा है। मीनू ने अब अपना चेहरा घुमाया और आहान को देखा। उसका चेहरा बहुत मायूस लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान थी। मीनू ने कहा, तुम उसे बता सकते हो कि मैं उसकी बात नहीं मानूंगी। डेजर्ट वुल्फ के मुझ पर बहुत एहसान है और मैं उसे किसी भी कीमत पर धोखा नहीं दे सकती हूँ। उसकी आवाज़ में काल्मनेस और फर्मनेस दोनों थी। आहान ने भी कुछ सोचा और कहा, वैसे डेजर्ट वुल्फ तुम्हारे बारे में पता करता हुआ आया था। डेजर्ट वुल्फ को तुम्हारी फिक्र तो है। उसने मुझसे पूछा था कि तुम कहाँ हो। मीनू ने कहा, तो फिर तुमने क्या कहा? मेरा पता तो शायद ही बताया होगा। आहान ने कहा, मुझे भी नहीं पता था कि तुम यहाँ हो और वैसे भी अगर पता होता तब भी मैं डेजर्ट वुल्फ को नहीं बताता। मीनू ने आहान को देखा। इस वक्त उसने एक शॉर्ट और लूज ड्रेस पहना हुआ था। उसकी आंखें हमेशा से सेडक्टिव नहीं थी पर इस बार वो जैसे आहान को देख रही थी। उसकी आंखों में लस्ट नजर आ रहा था। वो बालकनी से रूम में आ गई और आहान को क्रॉस करती हुई सोफे पर जाकर बैठ गई। आहान ने उसे देखा और कहा, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो शायद तुम मारी जाओगी। मीनू ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि मुझे मौत से डर लगता है? इसके बाद मीनू टेबल पर रखे फ्रूट्स खाने लगी और फिर से उसने कहा, जब मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी तो फिर यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। आहान थोड़ा हैरान था पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर मीनू ने कहा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे अभी इसी वक्त मारना चाहते हो? आहान ने ना में सिर हिलाया और वहाँ से जाने लगा। जब मीनू ने अपना जवाब दे दिया था तब उसका वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं था। अचानक से मीनू खड़ी हुई और आहान की तरफ बढ़ने लगी। उसने बिल्कुल आवाज़ नहीं की थी, इसीलिए किसी नॉर्मल इंसान को उसका चलना सुनाई नहीं दे सकता था, पर आहान मार्शल आर्टिस्ट था, इसीलिए उसे एहसास हो गया था कि मीनू उसके पीछे है। आहान जैसे ही पीछे मुड़ा, मीनू ने अपने नाखून उसके कंधे में घुसा दिए। आहान हैरान हो गया। उसने मीनू को पीछे किया और गुस्से में कहा, तुम्हें मरना है क्या? घाव ज़्यादा गहरा नहीं था पर फिर भी उसमें से खून बह रहा था और आहान के शर्ट पर खून के निशान साफ नजर आ रहे थे। मीनू ने कुछ नहीं कहा और बस मुस्कुराते हुए आहान को देख रही थी। उसे ऐसे देखकर आहान को गुस्सा आया और उसने कहा, क्या ये जहरीले आयल की वजह से तुम्हारे दिमाग में काम करना बंद कर दिया है क्या? मीनू ने कहा, अब जब मैं मरने वाली हूँ तो मैंने सोचा कि अकेले क्या मरना, तुम्हें साथ लेकर मरती हूँ। दोनों साथ ही भगवान के पास चलेंगे। आहान मीनू को देख रहा था।
और शिवांग की बात मानकर यहाँ आने के फैसले को रिग्रेट कर रहा था। आहन ने मीनू से एक कदम पीछे ले लिया। मीनू ने कुछ नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे चिढ़ा रही थी। अगर आहन वहाँ से चला भी जाता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक से मीनू हंसने लगी और उसने कहा, मैं तुमसे एक डील करना चाहती हूँ। आहन को कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए उसने कहा, ऑयल की वजह से सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने मुझे हर्ट किया है और अब तुम मुझसे डील करना चाहती हो। आहन को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे बेवकूफ़ समझ रही थी। मीनू बिना रिएक्ट किए फिर से सोफे पर जाकर बैठ गई और फ्रूट्स खाने लगी। उसने कहा, मैं सच में तुमसे एक डील करना चाहती हूँ। आहन ने अपने घाव को देखा। मीनू अपने ज़्यादातर हमलों में जहर का इस्तेमाल करती थी, पर इस बार आहन को ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। वो बस एक मामूली घाव था जहाँ से खून बहना भी बंद हो गया था। आहन थोड़ा हैरान था। आहन डील के लिए तुरंत मना करना चाहता था, पर अब वो क्यूरियस हो गया था, इसीलिए उसने कहा, तुम मेरे साथ क्या डील करना चाहती हो? पर फिर आहन ने कुछ सोचा और कहा, पर तुम जो भी डील करना चाहती हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त तो तुम खुद उधार की सांसें ले रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? इस वक्त वो फ्रूट खाने में बिजी थी। उसने आहन को देखा और कहा, मैं तुमसे उस ऑयल का एंटीडोट चाहती हूँ। आहन ने कहा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? मीनू ने ना किया और कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती हूँ। अभी तो तुमने खुद कहा कि मैं उधार की सांसें ले रही हूँ। यह सुनकर आहन को बहुत गुस्सा आने लगा। वो समझ गया था कि यह लड़की बस उसे परेशान कर रही थी। वो अब एक पल भी वहाँ रुकना नहीं चाहता था। एक पल उसका मन कर रहा था कि वो मीनू को वहीं पर मार दे, और दूसरी तरफ वो चाहता था कि शिवांग उसका हिसाब करे और उसे उस पॉइजन ऑयल की वजह से मरने दे। मीनू ने देख लिया था कि आहन के एक्सप्रेशंस अजीब हो रहे थे। इस हिसाब से उसे बहुत गुस्सा आना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि उसने बहुत आराम से कहा, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो फिर तुम भी मर जाओगे। यह सुनकर आहन की आंखें बड़ी हो गई थी। आहन के दिमाग में पहला ख्याल उस घाव का आया था, पर अजीब बात यह थी कि आहन को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। पर फिर भी उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, तुमने मुझे जहर दिया है। मीनू ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उठकर आहन के पास आने लगी। ये देखकर आहन और पैनिक करने लगा। मीनू का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे जो वो सोच रहा था वो सही था। मीनू आहन को टच करना चाहती थी, पर आहन ने उसे अपने आप से दूर कर लिया और उसे डिस्गस्टिंग देखने लगा। मीनू को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने धीरे से कहा, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस पॉइजन से तुम्हारी जान तो बिल्कुल नहीं जाएगी। आहन को इस लड़की की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो बस उसे घूर रहा था। मीनू ने कहा, जब मुझे यहाँ लाया गया था तब मुझसे सब कुछ ले लिया गया था, पर बस ये एक चीज़ थी जो मेरे पास रह गई। आहन को चोट लगी काफ़ी देर हो गई थी, पर उसे इस वक्त कुछ भी फील नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जो मीनू कह रही थी वो सच था। शिवांग के होते हुए उसके पास कोई खतरनाक चीज़ नहीं हो सकती थी। आहन ने कहा, तुम आखिर चाहती क्या हो? मीनू ने कहा, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा जैसे दिल की धड़कनें बढ़ गई हों और गर्मी लग रही हो? आहन को मीनू की बातें सुनकर बहुत इरिटेशन हो रही थी। उसकी बॉडी गर्म होने लगी थी। वो मीनू के पास गया और गुस्से में उससे कहा, मैं तुम्हारी इसी वक्त जान ले लूँगा। मीनू ने कहा, इतना बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। मीनू कुछ नहीं कह रही थी, बस अपने बालों और कपड़ों के साथ खेल रही थी। वो आहन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो रही थी। आहन का दिल बहुत बेचैन हो रहा था और उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। आहन को अब समझ आ गया था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। वो इस मीनू के करीब जाना चाहता था। मीनू ने अपने गाउन खोला और कहा, बेचैनी हो रही है ना? मीनू धीरे धीरे आहन के पास आ रही थी। अब आहन के लिए भी अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। अब आहन को समझ आ गया था कि इस बार मीनू ने कौन सा पॉइजन यूज किया था और आहन के साथ ये सब क्यों हो रहा था। आहन से जब अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं हुआ तब उसने मीनू को अपनी बाहों में ले लिया और उसे किस करने लगा। मीनू भी यही चाहती थी, इसीलिए उसने अपने आप को आहन की बाहों में सरेंडर कर दिया था। दोनों के बीच में काफ़ी रोमांटिक और सेडक्टिव मोमेंट चल रहा था। कुछ देर बाद आहन ज़मीन पर बैठा था और गहरी सांसें ले रहा था। मीनू ने उसे देखा और कहा, क्या हुआ? आहन ने उसे देखा और कहा, तुम पागल हो। मीनू की बॉडी को खुद से दूर करने के बाद आहन सोच रहा था कि मीनू किस तरह की पागल लड़की थी। मीनू ने कहा, ठीक है, मैं पागल हूँ, पर अब हम डील के बारे में बात कर सकते हैं। आहन ने उसे देखा और कहा, स्टूपिड। मीनू ने कहा, जो भी हूँ, अब मुझे उस ऑयल का एंटीडोट चाहिए। उसकी बात सुनकर आहन को लगा जैसे उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। उसने कहा, तुम्हें लगता है
कि अभी हमारे बीच जो कुछ हुआ है उसकी वजह से मैं तुम्हें एंटीडोट लाकर दे दूंगा। मीनू ने स्माइल किया और कहा, मेरे लिए नहीं, ये तुम खुद के लिए करोगे। आहन ने कन्फ्यूजन में कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मीनू ने कहा, अपनी मेरिडियन चेक करो। आहन ने मीनू की बात मान ली और अपने मेरिडियन को चेक करने लगा। उसने देखा कि वो ब्लॉक हो गए थे। यह देखकर आहन बेचैन हो गया था और उसने कहा, तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने मुझे क्या पॉइजन दिया है? मीनू ने बहुत कैजुअली कहा, जो होना था वो तो अब हो गया है। अब अगर तुम मुझे उस ऑयल का एंटीडोट ला कर दोगे तब मैं तुम्हें इस पॉइजन का एंटीडोट दूंगी। मीनू थोड़ा एम्बैरेस हो गई थी, पर अगर वो आहन को मजबूर नहीं करती तो फिर वो उसमें ये पॉइजन कभी नहीं डाल सकती थी। आहन भी अब समझ गया था कि यह लड़की बिल्कुल सिंपल नहीं थी। उसे लगा कि अगर उसने उसकी मदद कर दी तो ऐसा हो सकता है कि उसे बदले में कुछ भी ना मिले। आहन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल कर सकती हो? उसके दिमाग में इस वक्त मोनिका और लिली का ख्याल आया। जब आहन ने कहा कि वो उसे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकती है तो वो समझ गई थी कि वो मोनिका और लिली के बारे में सोच रहा है। उसने कहा, वो दोनों डॉक्टर्स तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। तुम्हें क्या लगता है ये इतना ऑर्डिनरी पॉइजन है? इस जहर का इलाज बस मेरे पास है। मीनू जितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल रही थी, आहन का दिल बैठ रहा था, पर वो इस लड़की से मैनिपुलेट नहीं होने वाला था। उसने कहा, अगर मुझे एंटीडोट नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मर जाऊंगा ना, चलेगा मुझे। अगर तुम्हें मरने से डर नहीं लगता तो फिर मुझे भी नहीं लगता। मीनू बहुत थक गई थी, इसीलिए वो अपनी जगह से उठी नहीं, पर उसने आहन को देखते हुए कहा, वो तुम्हारी मर्जी है। इसके आगे कोई कुछ कह पाता उससे पहले वो लेडी उनके रूम में आई। जब आहन ने देखा कि मीनू को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और बस वो ज़मीन पर लेटी हुई थी, तब उसने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने दोनों को इस तरह देखकर गुस्से में मुंह चढ़ाया और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद आहन गिल्टी फील कर रहा था, इसीलिए उसने कहा, जो कुछ हुआ था तुम्हारी वजह से हुआ था। मीनू ने कुछ नहीं कहा। आहन भी अब वहाँ नहीं रुकना चाहता था, इसीलिए वो खड़ा हुआ और उसने अपने कपड़े पहने और वहाँ से चला गया। जब वो वहाँ से जा रहा था तब मीनू ने कहा, जब तुम वापस मेरे पास आओ तो ऑयल का एंटीडोट लाना मत भूलना। आहन ने कुछ नहीं कहा और बस गुस्से में वहाँ से चला गया। वर्मा मैंसन पहुँचने के बाद वो मोनिका को ढूंढने लगा। मोनिका ने उसका पल्स रेट और आंखें चेक की। इसके बाद उसने उसकी जीभ और चेहरा अच्छे से देखा। सब एग्जामिन करने के बाद मोनिका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसे देखकर आहन भी परेशान हो गया था। उसने मन में सोचा, क्या सच में इसका इलाज उस लड़की के अलावा और किसी के पास नहीं है? मोनिका ने कहा, तुम क्या करके आए हो? आहन ने मोनिका को पहले कुछ नहीं बताया था, सिर्फ इतना कहा था कि वो चाहता है कि वो उसे एग्जामिन करे। मोनिका के सवाल के बाद वो कुछ छुपा नहीं सकता था, इसीलिए उसने कहा, किसी ने मुझे जहर दिया है। मोनिका ने कहा, वो एक लड़की थी। यह सुनकर आहन हैरान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोनिका को ये बात कैसे पता चल गई थी। उसने कन्फ्यूजन में पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? मोनिका ने रूखी आवाज़ में कहा, जो पॉइजन इस वक्त तुम्हारी बॉडी में है उसे कनेक्टिंग थ्रेड कहते हैं। वो बस एक औरत ही ऐसे आदमी को देती है जिसके पास दिल नहीं होता और जो उसकी नज़र में बहुत बुरा होता है। आहन ये सब सुनकर शौक हो गया था। उसने कहा, तो फिर अब इसका इलाज क्या है? मोनिका ने उसे देखा और कहा, मुझे क्या पता, मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हारी सज़ा है, तुम भुगतो। इतना कहने के बाद मोनिका वहाँ एक पल भी नहीं रुकी और वहाँ से चली गई। आहन बस उसे जाते हुए देख ही सकता था, क्योंकि मोनिका का पारा बहुत चढ़ा हुआ था और अगर वो कुछ भी कहता तो शायद मोनिका नहीं सुनती। कुछ देर बाद वो लिली के पास आया। इस वक्त वो कुछ एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। आहन ने लिली से पूछा, कनेक्टिंग थ्रेड क्या होता है? लिली ने आहन की तरफ देखा और पूछा, अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? आहन ने कहा, वो मैंने कहीं सुना था तो ऐसे ही क्यूरियोसिटी हो रही थी, सोचा तुमसे पूछ लूँ। लिली ने उसे घूरा और ताना मारते हुए कहा, तुम कोई स्टूपिड बकवास बुक तो नहीं पढ़ने लग गए हो ना? आहन ने नाम में सिर हिला दिया। लिली ने कहा, तो फिर क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो अच्छा इंसान नहीं है? आहन को समझ नहीं आया वो क्या बोले, इसीलिए उसने लिली की बात एडमिट कर ली। उसने कहा, हाँ अब बता दो कि ये कनेक्टिंग थ्रेड क्या होता है और इसका इलाज क्या है? लिली ने आहन को देखा और कहा, बदतमीज। आहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रही थी। उसने कहा, कम से कम बता तो दो कि ये है क्या? अब लिली ने अपने हाथ से सामान नीचे रखा और आहन को रूम से बाहर निकालने लगी।
उसने कहा, जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। लिली ने आहन को रूम से बाहर निकालकर अपना रूम बंद कर लिया था। आहन बहुत परेशान था क्योंकि उसे अब तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला था। अचानक से उसे शिवांक नजर आया, जो इस वक्त बहुत हड़बड़ाया हुआ था और बहुत परेशान था। उसे ऐसे देखकर आहन ने पूछा, क्या हुआ? आवाज़ सुनकर शिवांक आहन के करीब आया और उसने कहा, आप मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? आपने मधुर से बात की थी क्या? आहन ने कहा, हाँ, जैसा तुमने कहा था मैंने उससे मदद मांगी थी। इसके बाद जो बात शिवांक ने कही थी, इसके बाद आहन का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने कहा, मधुर शायद मर चुका है। आहन ने शौक में कहा, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? शिवांक ने कहा, हाँ। यह सुनकर आहन को शक होने लगा। उसने कुछ देर पहले ही मधुर से मदद मांगी थी और अपने लिए कवर मांगा था। ये बात तो इतनी जल्दी किसी तक पहुंच भी नहीं सकती थी। फिर मधुर को किसने मार दिया था? आहन के मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल थे। शिवांक और आहन तुरंत वहां गए जहां पर मधुर छिपा हुआ था। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, वहां पर ताजे खून की स्मेल आ रही थी। शिवांक को मधुर की खबर जहां कहीं से भी मिली थी वो सही थी। मधुर के घर पर कुछ तो बड़ा कांड हुआ था। शिवांक को खबर किसी अनजान इंसान ने दी थी जिसे वो नहीं जानता था, पर उसे पता था कि खबर लेकर जो भी आया था वो जानबूझकर आया था। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें मधुर की बॉडी कहीं भी नहीं दिखाई दी, पर जितना खून वहां पर था उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि भले ही मधुर की जान ना गई हो, पर उसकी जान खतरे में जरूर थी। दोनों को वहां पर कोई भी सबूत नहीं मिले, पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें नीचे से कोई देख रहा था। आहन तुरंत सचेत हो गया और 5th फ्लोर से नीचे कूद गया। उसके लिए यह हाइट ज़्यादा नहीं थी। शिवांक के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। नीचे जाकर उसे वो आदमी और आहन दोनों ही नहीं दिखाई दिए। आहन उस आदमी को पकड़ने ही वाला था कि इतने में उस पर तलवार से वार हुआ। वो तलवार नॉर्मल तलवार से थोड़ी बड़ी थी और जिसने उसे पकड़ा हुआ था उसने एक मास्क पहना हुआ था जिससे बस उसकी आंखें नजर आ रही थी। आहन के पास सवाल पूछने का वक्त नहीं था। तलवार सीधा उसकी छाती की तरफ आई थी। आहन ने अटैक तो डॉज कर दिया था, पर वो थोड़ा हड़बड़ा गया था। इसका फायदा उठाकर उस मास्क वाले आदमी ने आहन को फिर से मारने की कोशिश की। आहन ने कुछ कदम पीछे ले लिए और उस आदमी से पूछा, तुमने मधुर को मारा है? रात का वक्त था, इसीलिए गली में कोई भी नहीं था। वहाँ ज़्यादा स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी और जितनी रोशनी थी वह बहुत कम थी। वो गली इतनी सुनसान थी कि वहाँ पर दूर दूर तक कोई कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा था। इस बीच आहन को उस आदमी के कुछ इशारा करने की आवाज़ आई। वो तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ थी और यह आदमी अपने साथियों को बुला रहा था। आहन ने वहाँ से भागने के बारे में सोचा, पर ऑब्वियसली वो लोग उसे वहाँ से जाने नहीं देने वाले थे। आहन आगे भागने लगा और वो दो आदमी उसके पीछे भाग रहे थे। मौका देखकर आहन ने उन दोनों की तरफ मुक्का मारने की कोशिश की। एक आदमी की तलवार नीचे गिर गई और उसका बैलेंस खराब हो गया, पर दूसरा आदमी अभी तक फॉर्म में था। दोनों ने ही मास्क पहना हुआ था, इसीलिए उनकी शक्ल देख पाना बहुत मुश्किल था। आहन इस वक्त उनसे फाइट भी कर रहा था और उनसे दूर होने की कोशिश भी कर रहा था। आहन बस अटैक करता जा रहा था। उसके पास ये देखने का टाइम नहीं था कि उसके ओपोनेंट्स की क्या हालत हो रही थी। भागते भागते उसने वो सुनसान गली क्रॉस कर ली थी और अब वो थोड़ी चहल पहल वाली जगह पर आ गया था। वो दोनों वहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन दोनों ने अब आहन का पीछा नहीं किया और वहाँ से भाग गए। बहुत देर बाद आहन वापस उस बिल्डिंग में पहुंचा और उसने देखा कि शिवांक सीढ़ियों के पास खड़ा था। शिवांक के चेहरे पर बहुत काल्म एक्सप्रेशन देखकर आहन ने पूछा, उन लोगों ने तुम्हें नहीं देखा? शिवांक को यह सुनकर हैरानी हुई और उसने पूछा, तुम उनके पीछे भाग रहे थे ना, तो क्या तुम उन्हें पकड़ नहीं पाए? आहन ने कहा, नहीं, यह सब एक ट्रैप था। वो लोग भाग गए। मैं नहीं जानता वो कौन थे, पर वो बहुत पावरफुल थे। शिवांक बस अपना सिर हिला रहा था कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ थी, वो ये नहीं जानना चाहता था। आहन ने कहा, ये जो भी थे डेजर्ट वुल्फ के आदमी नहीं थे। यह सुनकर शिवांक ने कहा, यह तुम कैसे कह सकते हो? आहन ने कहा, डेजर्ट वुल्फ कोई भी काम इतना सीक्रेटली नहीं करते हैं। उन्हें जो करना होता है वो सामने से करते हैं। शिवांक को भी लगा कि आहन सही कह रहा था। उसने कहा, अगर यह डेजर्ट वुल्फ ने नहीं किया है तो फिर किसने किया है? तुमने यहाँ पर किसी और को ऑफेंड किया है क्या? आहन ने काफ़ी देर सोचा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने डेजर्ट वुल्फ के अलावा तो किसी और को ऑफेंड नहीं किया था। आहन ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। उसने सोचा कि ये कोई टेम्परेरी लोग थे जिनके बारे में सोचकर इतना वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ तक बात थी मधुर की, तो वो दोनों नहीं जानते थे
कि वो जिंदा है या मर गया था। उन दोनों को मधुर के साथ ये होने का कारण भी नहीं समझ आ रहा था। अगले दिन आहन उस कनेक्टिंग थ्रेड पॉइजन की वजह से परेशान था। वो उसे अभी भी अपनी बॉडी से निकाल नहीं पाया था। उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, पर उसके बारे में सोच सोच कर उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। उसने सोचा कि अब वो मोनिका को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ बता देगा। अगर वो एक बार उसकी सारी बात सुन लेगी तो फिर शायद उसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। कनेक्टिंग थ्रेड की बात आहन के हलक में मछली के कांटे की तरह फंसी हुई थी। आहन मोनिका को ढूंढने लगा, पर अब उसने मोनिका को देखा तब मोनिका ने उसे अनदेखा कर दिया। मोनिका वहां से जाती उससे पहले आहन ने उसके पास गया और उसने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसने कहा, मोनिका, तुम मुझे गलत समझ रही हो। आहन ने मोनिका का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ, और अपनी हद में रहो, मेरा हाथ छोड़ो। आहन ने अनजाने में पहली बार मोनिका का हाथ ऐसे पकड़ा था। उसका नेचर जानते हुए आहन जानता था कि उसने कुछ गलत किया था। उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, सॉरी, पर एक बार मेरी बात सुन लो। मोनिका उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, इसीलिए वो वहां से जाने लगी, पर तभी आहन उसके आगे आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, प्लीज, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मोनिका ने चिढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसे गलत समझ सकती हूँ? तुम एक लड़की के साथ सोए हो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आहन मोनिका को हेल्पलेसली देख रहा था। उसे लगा वो पॉइजन सच में किसी पत्थर दिल आदमी के लिए था। मोनिका इस बात से नाराज थी, पर उसे असली बात नहीं पता थी, इसीलिए वो आहन को ऐसे जज कर रही थी। उसने मोनिका से बहुत सीरियसली कहा, मोनिका, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो। अगर फिर भी तुम्हें लगे कि मैं गलत हूँ तो फिर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। आहन की टोन से मोनिका का दिल पिघल गया था। उसने अपने आप को शांत किया और आहन की तरफ देखा। ये देखकर आहन समझ गया था कि मोनिका ने उसे एक मौका दे दिया था। वो ये सोचकर ही बहुत खुश था। उसने मोनिका से कहा, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। इसके बाद आहन ने मोनिका को सब कुछ बताया कि कैसे वो मीनू से मिलने गया था और कैसे उसने धोखे से उसे एक पॉइजन दिया जिसकी वजह से ये सब हुआ। उसने बताया कि मीनू को एंटीडोट चाहिए था, इसीलिए उसने आहन की बॉडी में ये पॉइजन छोड़ दिया था। आहन की बातें सुनने के बाद भी मोनिका के मन में बहुत सारे डाउट थे। एक लंबे पॉज के बाद मोनिका ने कहा, कोई भी औरत किसी भी मर्द के साथ ऐसा नहीं करती है। जब तक कोई बात ना हो तब तक वो अपने आप को इस तरह सरेंडर नहीं करती है। आहन मोनिका की बात समझ नहीं पा रहा था, पर फिर भी उसने कहा, मुझे भी नहीं लगा था कि मीनू ऐसा कुछ करेगी। मोनिका बिल्कुल चुप हो गई और नीचे ज़मीन को देखने लगी। आहन भी कुछ देर चुप रहा, पर फिर उसने कहा, इस पॉइजन का क्यूर क्या है? मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? मुझे ज़्यादा कुछ फील नहीं हो रहा है। क्या ये सच में कोई पॉइजन है भी? मोनिका ने मायूस होते हुए कहा, यह पॉइजन है और काफ़ी खतरनाक है। अगर इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया तो फिर इंसान कुछ ही मिनट में मर सकता है। यह सुनकर तो जैसे आहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उसका मुंह खुल गया और उसने कहा, इतना खतरनाक है? इसका इलाज क्या है? मोनिका ने कहा, इसका कोई इलाज नहीं है। यह सुनकर आहन बहुत बेचैन हो गया था। जब मीनू ने उसे ये बात बताई थी तो वो भरोसा नहीं करना चाहता था, पर अब मोनिका भी सेम बात कह रही थी। आहन ने कहा, तो ये पॉइजन कब असर दिखाना शुरू करेगा? क्या अब मैं कभी भी मर सकता हूँ? मोनिका ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो। ये पॉइजन सिर्फ हार्टलेस मर्दों को सजा देने के लिए दिया जाता है। जब उनके अंदर हवस पैदा होती है और हार्ट बीट फ्लक्चुएट करने लगती है, तब ये पॉइजन अपना असर दिखाना शुरू करता है। यह सुनकर आहन को लगा कि अब उसे ज़्यादा कोई खतरा नहीं था। उसने चैन की सांस ली। आहन को रिलैक्स होता देख मोनिका ने कहा, यह पॉइजन अपना असर सिर्फ तभी दिखाना नहीं शुरू करता है अगर ब्लड प्रेशर और ब्रीथिंग बढ़ जाते हैं, तब भी यह पॉइजन एक्टिवेट हो जाता है। यह सुनकर आहन डर गया। कल ही उसने 2 लोगों से फाइट की थी, पर वो ज़्यादा वायलेंट नहीं हुआ था, इसीलिए उसका ब्लड प्रेशर और ब्रीथिंग नॉर्मल थे। अगर वो ऊपर नीचे हो जाते तो आज शायद आहन मोनिका से बात नहीं कर रहा होता। एक पल सोचने के बाद आहन को एहसास हुआ कि अगर इसका इलाज नहीं था तो फिर मीनू ने क्यों कहा था कि उसका इलाज सिर्फ उसके पास है। उसने पूछा, जिसने मेरे साथ ये किया है वो मुझे एक जहरीले आयल का एंटीडोट मांग रही है और उसने कहा कि वो ये पॉइजन मेरी बॉडी ने निकाल सकती है, तो क्या वो झूठ बोल रही है? मोनिका ने कहा, अगर वो ऐसा कह रही है तो फिर तुम उसके पास जा सकते हो सकता है उसके पास कोई इलाज हो। यह सुनकर आहन बहुत कंफ्यूज हो गया था, पर उसे मोनिका की बात पर भरोसा था।
जब वो मीनू से मिलने पहुंचा तो वह जमीन पर लेटी हुई थी। इस बार उसने एक लंबा काला शर्ट और लूज पैंट पहनी हुई थी। वह बहुत काल्म और कंफ्यूज थी। जब उसने देखा कि वहां पर आहान खड़ा है तब उसने कहा, तुम एंटीडोट लाए हो? आहान सोफे पर जाकर बैठ गया और उसने कहा, अगर मैं यहाँ आया हूँ तो डील की वजह से ही आया हूँ ना। मैं चाहता हूँ कि तुम वो कनेक्टिंग थ्रेड मेरी बॉडी से निकाल दो। यह सुनकर मीनू तुरंत बैठ गई और आहान को देखने लगी। उसने कहा, तुम्हें इस पॉइजन का नाम उन दोनों बहनों ने बताया है ना? आहान ने जवाब दिया, मुझे किसने बताया है और किसने नहीं, यह तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा एंटीडोट लाया हूँ, तुम मुझे इस पॉइजन से फ्री करो। मीनू ने स्माइल किया और कहा, लगता है उन दोनों ने तुम्हें इसका इलाज नहीं बताया है। हो सकता है उन्होंने कभी ऐसे पॉइजन को ट्रीट ही नहीं किया होगा। आहान को कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। मीनू ने कहा, तुम उस ऑयल का एंटीडोट लाए हो? आहान मीनू की ज़रूरत जानता था, इसीलिए उसे पता था कि मीनू कोई चालाकी करने की कोशिश नहीं करेगी। उसने अपने पॉकेट से एक छोटी बोतल निकाली। यह एंटीडोट की बोतल वो शिवांक से लाया था। जाहिर सी बात है कि शिवांक ये देने के लिए आसानी से तो माना नहीं होगा, इसीलिए उसने उसके साथ एक डील की। शिवांक ने पहले भी आहान से फैमिली हेड बनने के लिए मदद मांगी थी, पर आहान ने मना कर दिया था। इस बार आहान ने सामने से एंटीडोट के बदले मदद करने की डील रखी थी। शिवांक तो यही चाहता था, इसीलिए वो तुरंत मान गया और उसने उस ऑयल का एंटीडोट आहान को दे दिया। आहान इस डील से ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उसने इतनी बड़ी डील सिर्फ उस मीनू के लिए की थी, जिसे वो पसंद भी नहीं करता था, पर उसकी खुद की जान भी इन्वॉल्व थी, इसीलिए उसने ज़्यादा नहीं सोचा। बोतल देखकर मीनू बहुत खुश हो गई और उसे लेने के लिए आहान की तरफ झपटी, पर तभी आहान ने बोतल अपने पीछे कर ली। आहान से उसे तीखी नज़रों से देखा और कहा, मुझे जो चाहिए वो कहाँ है? मीनू ने स्माइल किया और सोफे पर बैठ गई। उसने कहा, यह जो थ्रेड है इसका इलाज सिर्फ मेरे पास है, तुम इस बात पर भरोसा करते हो? आहान ने कहा, अगर मैं भरोसा नहीं करता तो फिर यहाँ नहीं आता। मीनू सोफे का सहारा लेकर बैठ गई और उसने अपने शर्ट का एक बटन खोल लिया। इसके बाद उसने कहा, इस पॉइजन को हटाने का तरीका भी वही है जो इसे बॉडी में डालने का है। बोलते बोलते उसने अपने शर्ट का दूसरा बटन खोल दिया। यह सुनकर आहान की आंखें बड़ी हो गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया में ऐसा कुछ भी हो सकता है, पर मीनू का चेहरा देखकर नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रही है। जब वो आगे के बटन खोलने लगी तब आहान ने कहा, 1 मिनट रुको। मीनू आहान को देख रही थी। इस वक्त उसकी लंबी पतली गर्दन बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, पर आहान यहाँ पर उसे एडमायर करने के लिए नहीं आया था, वो बस अपने लिए एंटीडोट चाहता था। आहान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। मीनू ने स्माइल किया और कहा, यही सच है। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसे इस तरह देखकर मीनू ने कहा, इसमें गलत क्या है? तुम ये सब एंटीडोट के लिए कर रहे हो और मैं भी एंटीडोट के लिए कर रही हूँ। अगर कुछ प्राइस पे करना पड़े तो इसमें हर्ज क्या है? पर आहान कुछ कहना चाहता था, पर इतने में मीनू ने बीच में कहा, तुम ये सोच रहे हो ना कि इसमें मेरा नुकसान है? आहान असल में यही सोच रहा था। वह लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता था, इसीलिए उसे ऐसा करने में हिचक हो रही थी। लास्ट टाइम जब ये हुआ था तो वो नशे में था, पर इस बार तो वो बिल्कुल होशो हवास में था। जब आहान ने कुछ नहीं कहा तब मीनू ने कहा, इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हारा इलाज सिर्फ मैं हूँ। आहान अभी भी तैयार नहीं था और बस मीनू को देख रहा था। अब मीनू इम्पेशेंट हो गई थी और उसने कहा, इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें अपनी बॉडी से थ्रेड हटाना है या नहीं? आहान स्पीचलेस था। उसे लगा कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर उसे मोनिका की कही बातें याद आई। उसने मीनू से पूछा, तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी ना? मीनू रुक गई और आहान को देखने लगी। यह देखकर आहान ने कहा, तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो? यह सुनकर मीनू ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। आहान ने कहा, तुम जैसे खतरनाक लड़की पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है? यह सुनकर मीनू को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने कुछ सोचा और कहा, अगर ऐसा है तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। आहान ने कहा, चला जाऊँ? मीनू ने कहा, हाँ चले जाओ, यहाँ रुककर क्या करोगे? आहान ने कहा, मेरा क्योर। मीनू ने उसे हेल्पलेस देखा और कहा, मैंने तुम्हें इलाज बता दिया है पर तुम भरोसा ही नहीं कर रहे हो। आहान ने अपने आप को शांत किया। उसने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर उसे इस जहर से छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। उसने कुछ देर सोचा और कहा, जब तक तुम अपने हाथ पैर नहीं बांध लेती
तब तक मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। अगर कभी भी मुझे लगा कि तुम मुझे मारना चाहती हो तो मैं तुम पर अटैक कर सकता हूँ। यह सुनकर मीनू ने कहा, और अगर एक बार तुम्हारा पॉइजन क्योर हो गया और फिर तुमने मुझे सीधा मारने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगी? इसमें मुझे भी तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। अचानक से मीनू ने कहा, जाने दो, मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ कि तुम मुझे नहीं मारोगे। हमारे बीच में जो रिश्ता है उसके बाद भी अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैं सोचूंगी कि मेरी किस्मत ही खराब थी। आहान ने कहा, ख्याली पुलाव बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। यह जो कुछ भी हो रहा है एंटीडोट के लिए हो रहा है। मीनू ने स्माइल किया और कहा, ठीक है, तो अब पहले तुम मुझे बांधोगे या फिर मैं कपड़े उतारूं? दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और अंदर दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। कुछ देर बाद आहान थ्रेड निकलने की वजह से बेहोश हो गया। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा था जैसे वो मीनू के साथ ही मर जाएगा। जब उसकी आंख खुली तब मीनू उसके पास नहीं थी। उसे पता ही नहीं चला कि वो वहाँ से कब चली गई थी। आहान ने देखा कि वहाँ पर एक नोट था जिस पर मीनू ने कुछ लिखा था, मैंने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। आहान को इसका मतलब समझ नहीं आया, इसीलिए उसने सोच लिया कि शायद वो मीनू की काइंडनेस की वजह से बच गया था। वहाँ से निकलने के बाद जब वो वर्मा मैंसन पहुँचा तब उसने सबसे पहले मोनिका को ढूंढा और उससे अपने आप को एग्जामिन करवाया। वो अपनी कंडीशन को लेकर श्योर होना चाहता था। उसे ऑब्जर्व करने के बाद मोनिका ने कहा, तुम फिर से उस लड़की के पास गए थे? आहान ने हाँ में सिर हिला दिया। मोनिका के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि उसका पॉइजन बॉडी से निकल चुका था। मोनिका ने पूछा, तुम उसे मारना चाहते हो? आहान नहीं जानता था कि मोनिका को ये बात कैसे पता चल गई थी, पर उसने एक बार फिर हाँ में सिर हिला दिया। कुछ पल बाद उसने कहा, मैं उसे मारना चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों दुश्मन हैं। अगर वो जिंदा रही तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मोनिका ने पूछा, फिर तुमने उसे मारा क्यों नहीं? आहान के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। आहान का दिल पत्थर का नहीं था कि वो ऐसे ही किसी को मार दे। मीनू ने उसका पॉइजन निकाल दिया था और बिना उसे नुकसान पहुंचाए वहां से चली गई थी। ऐसे में आहान को उसके साथ गलत करना सही नहीं लग रहा था। दोनों के बीच में सिचुएशन अकवर्ड हो रही थी, इसीलिए मोनिका वहां से चली गई थी। उसके जाने के बाद आहान बहुत अकेला और लोनली फील कर रहा था। वह इतने वक्त से सनाया और हिमानी से दूर रहा था, इसीलिए कहीं ना कहीं उसे उन दोनों की याद भी आ रही थी। मीनू के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद आहान बहुत गिल्टी फील कर रहा था। एक फार्म में एक घर था, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। जब एक दिन वहाँ पर एक आदमी आया तब सबको बहुत अजीब लगा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। जो आदमी वहाँ रहने आया था उसने अपना मास्क हटाया। उसकी उम्र लगभग 30 साल की थी। उसकी बॉडी पर कुछ इंजरीज थी जिन्हें वह ठीक कर रहा था। वीरेन की मौत की खबर की वजह से वो थोड़ा पैनिक कर रहा था। वो पूरे दिन भर लेटा रहा और शाम को कहीं जाकर फ्रेश हुआ। शाम को वह उठा और उसने अपने सारे काम निपटाए। जब वह वापस घर में आ रहा था तब उसे वहाँ पर किसी की परछाई नजर आई। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब उस आदमी ने दूसरे आदमी का चेहरा देखा तब उसने कहा, तुम मुझे ढूंढने आए हो? जो आदमी अभी आया था उसने मास्क पहना हुआ था, पर फिर भी उस घर में रहने वाले आदमी ने उसे पहचान लिया था। मास्क वाले आदमी ने कहा, यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कौन है? इसके बाद उसने एक पोज लिया और कहा, वैसे तुम्हें यह तो पता ही होगा कि वीरेन वर्मा मर चुका है। उस आदमी ने कहा, हाँ, मुझे आज सुबह ही पता चला। मास्क वाले आदमी ने कहा, अब वीरेन तो मर चुका है, तो फिर आगे तुम्हारा क्या प्लान है? उसने इस सवाल की उम्मीद कभी नहीं की थी। वह वीरेन से नफरत करता था, इसीलिए उसे अपने हाथों से मारना चाहता था, पर वो उससे पहले ही मर चुका था। उसने कहा, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। मास्क वाले आदमी ने कहा, तो फिर क्या तुम किसी को मारने में मेरी मदद करोगे? उस आदमी ने पूछा, किसे? मास्क वाले आदमी ने कहा, आहान रायजादा। उस आदमी ने 2 बार उसका नाम लिया और फिर कहा, उसकी कीमत क्या है? वो आदमी किलर था, इसीलिए उसके लिए पैसों का हिसाब होना ज़्यादा ज़रूरी था। मास्क वाले आदमी ने कहा, बहुत ज़्यादा। अगर एक बार तुमने उसे मार दिया तो फिर तुम पूरी ज़िंदगी बैठकर खाओगे। उस आदमी ने स्माइल किया और कहा, ठीक है। इसके बाद अचानक से उस आदमी ने चाकू से मास्क वाले आदमी पर हमला कर दिया। उसके गर्दन पर कट लग गया था। मास्क वाले आदमी ने कहा,
यह तुमने क्या किया? उस आदमी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि जो आदमी मरने वाला है मैं उससे बात करने में इंटरेस्टेड हूँ? मास्क वाले आदमी को बहुत गहरा कट लगा था और लगातार खून बह रहा था। इस वजह से उसका सारा स्टेमिना खत्म हो रहा था। उस आदमी ने एक बार फिर से उस पर अटैक किया और उस मास्क वाले आदमी को मार दिया। उसके आसपास कोई नहीं था, पर फिर भी उसने कहा, अब तुम बाहर आ सकते हो। बहुत देर से छुप कर देख रहे हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी खुद से बात कर रहा था, पर ऐसा नहीं था। अंधेरे से एक परछाई नजर आई। वहां से एक लंबी लड़की चलते हुए आ रही थी। उसने उस लड़की से कहा, मुझ पर नजर रखने के लिए तुमसे राका ने कहा था। उस लड़की ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, यह अकेला नहीं है। तुमने इसे तो मार दिया, पर अब इसका बदला लेने इसके साथ ही जरूर आएंगे। उस आदमी ने कहा, अगर आएंगे तो मैं उन्हें भी देख लूंगा। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। एक साइलेंस के बाद उस आदमी ने पूछा, वर्मा फैमिली के हेड की मौत हो चुकी है और अब उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। यह मत कहना कि तुम लोगों ने उसे डील करने के लिए कुछ नहीं किया है। उस लड़की ने कहा, मेरा काम सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखना है। बाकी क्या हो रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। उस आदमी ने आगे सवाल नहीं किया, बल्कि उससे कहा, तुम्हें मेरा ध्यान रखना है तो फिर इस लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। इसके बाद दोनों उस लाश को घसीटते हुए फार्म में ले गए। जिस आदमी को उसने मारा था वो वही था जिसने कुछ दिन पहले आहन और शिवांग पर अटैक किया था। जब वो मधुर के घर गए थे, उसने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाएगी। उसी रात वर्मा मैंसन में अब तक मातम का माहौल था। प्रभात वहां पर ज़्यादा देर नहीं रुके और मैंसन में बने गार्डन में आ गए। ये वही जगह थी जहां पर आहन पहली बार वर्मा फैमिली के लोगों से मिला था। पर जैसे ही प्रभात वहां पर आई, उन्हें एहसास हुआ कि कोई पहले से वहां पर था। वो अलर्ट हो गए और उन्होंने पूछा, कौन है यहाँ पर? जब प्रभात को पता चल गया था कि वहां पर कोई था, तो छुपने का कोई मतलब नहीं था। वो लड़का बाहर आ गया। शिवांग को वहां देखकर प्रभात हैरान हो गए थे। उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिवांग ने कहा, मैं यहाँ आपका ही इंतजार कर रहा था अंकल। प्रभात बहुत कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने कहा, मेरा इंतजार कर रहे थे? तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? शिवांग ने कहा, आप यहाँ पर उस गोल्ड कॉइन के लिए आए हैं ना? ये बात शिवांग के मुंह से सुनकर प्रभात के चेहरे पर अलग से एक्सप्रेशन आ गए थे और उसका किलिंग इंटेंट बढ़ गया था। उसे विश्वास नहीं था कि किसी को ये राज पता हो सकता था। उस दिन आहन उनके साथ एक रूम में था, पर फिर भी उसे तब इसके बारे में नहीं पता था। प्रभात लगातार शिवांग को घूर रहे थे ताकि वो पता कर सके कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था। पर फिर उन्होंने सोचा कि शिवांग कोई बड़ी अड़चन नहीं था। उसे मार्शल आर्ट के बारे में नहीं पता था, इसीलिए वो उससे डील कर सकता था। प्रभात ने कहा, तुम मेरे सामने खड़े हो तो क्या दिखाना चाहते हो कि तुम्हें इसके बारे में पता है? तो बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर शिवांग मुस्कुराया और उसने कहा, नहीं अंकल, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो यहाँ बस वर्मा फैमिली के हेड के बारे में बात करने आया हूँ। प्रभात ने कहा, तुम्हें मुझसे फैमिली हेड के बारे में बात करनी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम वो पोजीशन चाहते हो? शिवांग को प्रभात की इस बात में ताना साफ सुनाई दे रहा था। फिर भी उसने कहा, हाँ, मैंने इसके बारे में सोचा है और कुछ कदम भी उठाए हैं। यहाँ आपसे बात करना भी मेरे उस सपने की तरफ एक कदम ही है। प्रभात ने कहा, तुम अपनी औकात भूल गए हो क्या? तुम वर्मा फैमिली में सबसे नीचे हो और आए हो फैमिली हेड बनने। शिवांग ने कहा, भले ही मेरा लेवल कोई भी हो, पर मैं हूँ तो वर्मा फैमिली का हिस्सा ही, और जब तक मैं वर्मा फैमिली का हिस्सा हूँ तब तक फैमिली हेड बन सकता हूँ। अगर आप मेरी मदद कर दें तो मेरा आधा काम आसान हो जाएगा। प्रभात ने गहरी सांस ली और कहा, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। किसी के सामने इस बात का जिक्र भी मत करना और मैं भूल जाऊंगा कि तुम मुझे मिले थे और तुमने ऐसी कोई बकवास की थी। शिवांग ने कहा, अंकल, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, वो सुनने के बाद अगर आपको मुझे मारना हो तो आप मार सकते हैं। डेजर्ट वुल्फ और सी लियोन टावर वर्मा फैमिली से डील करने के लिए एक साथ है। प्रभात को शिवांग की इस बात पर भरोसा नहीं था। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? शिवांग ने कहा, मेरे सोर्सेज ने बताया। प्रभात ने कहा, तुमसे ज़्यादा सोर्सेज मेरे पास हैं। फिर ये बात मुझे कैसे नहीं पता थी? शिवांग ने कहा, अंकल, वर्मा फैमिली की इस वक्त हालत क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे में अगर कोई हमला हुआ तो वर्मा फैमिली ख़त्म हो जाएगी। अगर डेजर्ट वुल्फ ने हमला कर दिया तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना लड़े ही भाग जाएंगे।
प्रभात ने कहा, बकवास मत करो। वर्मा फैमिली ने अपना इतना नाम ऐसे ही नहीं कमाया है। भले ही वीरेन नहीं है, पर हम अभी भी उतने ही स्ट्रोंग हैं। शिवांक ने कहा, आप कब तक पुरानी बातों के बलबूते पर अपने आप को धोखा देते रहेंगे? वर्मा फैमिली में पहले जैसा कुछ नहीं रहा है। यह सुनकर प्रभात को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तुम चुप रहो। तुम वर्मा फैमिली में सबसे नीचे आते हो, इसीलिए वही रहो। कोई उन दोनों की बातें सुन रहा था। प्रभात की बात जैसी नज़र को किसी तीसरे की परछाई दिखाई दी। उन्होंने कहा, कौन है वहाँ पर? पेड़ के पीछे से एक आदमी निकल कर आया। वो कोई और नहीं बल्कि आहान था। उसने कहा, क्या मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया है? प्रभात ने पूछा, आहान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आहान ने शिवांक की तरफ इशारा किया और कहा, इससे पूछिए, मुझे तो यहाँ इसने बुलाया है। आहान ने शिवांक से वादा किया था कि वो उसकी फैमिली हेड बनने में मदद जरूर करेगा। शिवांक प्रभात से मिलने आया था, तब जाहिर सी बात थी कि आहान भी उसके साथ जरूर आने वाला था। प्रभात ये बात सुनकर हैरान हो गए थे। उन्हें नहीं लगा था कि आहान शिवांक का साथ देगा। इसके अलावा आहान को देखकर लग रहा था जैसे उसे इस मामले के बारे में पहले से पता था। वो जानता था कि शिवांक फैमिली हेड बनना चाहता था और वो इसमें उसकी मदद भी कर रहा था। प्रभात ने गुस्से में कहा, यह वर्मा फैमिली का मैटर है और किसी बाहर वाले को इसमें बोलने का हक नहीं है। आहान ने कहा, मैं खुद इस मामले में नहीं पड़ना चाहता था, पर इस शिवांक ने मुझे मजबूर किया है। अगर ये जिद छोड़ सकता है तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। प्रभात आहान से कोई बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए उन्होंने शिवांक की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हारी बकवास हो गई है तो यहाँ से दफा हो जाओ। शिवांक बहुत मायूस हो गया और ऐसा लग रहा था कि उसने फैमिली हेड बनने के आइडिया पर गिव अप कर दिया था। वो चलकर आहान की तरफ आ रहा था, तभी अचानक से उसे कुछ याद आया। उसने प्रभात की तरफ देखा और कहा, अंकल, वो चीज़ अब यहाँ पर नहीं है, उसे ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिएगा। जब प्रभात ने यह बात सुनी तब उनके गुस्से का पारा बहुत बढ़ गया और वह भागते हुए शिवांक की तरफ आ रहे थे। आहान शिवांक की साइड था, इसीलिए उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था और उसने शिवांक को साइड में किया और प्रभात के अटैक को डॉज किया। वो एक ग्रैंड मास्टर का अटैक था, इसीलिए जाहिर सी बात थी कि बहुत पावरफुल था। उनके एक सिंगल अटैक की वजह से आहान का बैलेंस बिगड़ गया था और वो कुछ कदम पीछे हो गया था। आहान जानता था कि उनका इंटेंशन उसे मारना नहीं था, पर जब उन्होंने देखा कि वो शिवांक को प्रोटेक्ट कर रहा था तब उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ा ली थी। प्रभात ने गुस्से में कहा, वो चीज़ मुझे लौटा दो। शिवांक ने कहा, मैंने सोचा था कि अगर आप मेरी फैमिली हेड बनने में मदद करोगे तो मैं वो चीज़ आपको दे दूंगा, पर आपने ऐसा नहीं किया, इसीलिए मैं आपको वो चीज़ नहीं दे सकता हूँ। प्रभात ने कहा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। यह सुनकर आहान भी घबरा गया था। वो जानता था कि अगर प्रभात शिवांक को मारना चाहेंगे तो वह चाहकर भी उसे नहीं बचा पाएगा। वो भले ही कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, पर एक ग्रैंड मास्टर की स्ट्रेंथ को वो कभी मैच नहीं कर सकता था। पर शिवांक बहुत शांत था। उसने कहा, मैं मरना नहीं चाहता और मैं जानता हूँ कि आप भी मुझे नहीं मारेंगे। अगर आपने मुझे मार दिया तो शायद आपको भी कभी पता नहीं चलेगा कि वो चीज़ कहाँ पर है। जब शिवांक ने देखा कि प्रभात फिर उसकी तरफ उस पर हमला करने आ रहे हैं तब उसने कहा, प्रभात अंकल, मैंने अपनी बॉडी में जहरीला ऑयल डाल लिया है। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप मुझ पर अटैक करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। मैं जब चाहूँ तब अपनी जान खुद ले सकता हूँ। आहान उसे शौक में देख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि शिवांक इस हद तक चला जाएगा। वहीं प्रभात को विश्वास नहीं हो रहा था कि शिवांक जो बोल रहा था वो सच था या फिर नहीं। उन्होंने बस गुस्से में कहा, भले ही वो चीज़ तुम्हारे पास है, पर फिर भी तुम कभी वर्मा फैमिली के हेड नहीं बन पाओगे। शिवांक को उनके गुस्से से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उसने कहा, वो तो वक्त बताएगा। मैं हेड बनने के फैसला कर चुका हूँ और किसी भी कीमत पर बनकर रहूँगा। प्रभात को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो वहाँ से चले गए। अब वहाँ पर आहान और शिवांक ही बचे थे। आहान ने कहा, तुम अगर ग्रैंड मास्टर प्रभात को ऐसे प्रोवोक करके फैमिली हेड बन भी गए तो क्या बाकी लोग तुम्हें चैन से जीने देंगे? शिवांक ने कहा, मैंने इस बारे में पहले ही सोच लिया था, पर फिर भी मैं एक ट्राई करना चाहता हूँ। अब जो हुआ है उसके बाद मेरे पास गिव अप करने के अलावा कोई और ऑप्शन शायद ही है। आहान ने कहा, ग्रैंड मास्टर की मदद के बिना तुम्हें वो पोजीशन नहीं मिल सकती है, तो अब तुम क्या करोगे? शिवांक ने कहा, अगर मैं सिर्फ प्रभात अंकल की स्ट्रेंथ के भरोसे होता तो फिर इसके बारे में सोचना कब का छोड़ चुका होता।
आहन नहीं जानता था कि शिवांग के पास और क्या प्लान थे। उसने उसके बारे में पूछा नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे वो उससे शेयर नहीं करना चाहता था। कुछ दिनों तक वर्मा मैंसन में बहुत शांति थी। आहन अक्सर मोनिका और लिली से मिलने जाता था, पर उस कनेक्टिंग थ्रेड की बात की वजह से शायद वो दोनों उससे थोड़ा नाराज थी। आहन उनसे बात करने की जितनी कोशिश करता था, वो दोनों उससे उतना ही ज़्यादा इग्नोर करती थी। कुछ दिनों बाद आहन ने भी कोशिश करनी बंद कर दी। उसने सोचा कि उन दोनों को अगर वो थोड़ा वक्त देगा तो शायद वो उसकी सिचुएशन को समझ जाएंगे और उससे बात करने लगेंगी। वीरेन की मौत के बाद वर्मा फैमिली के बहुत लोग उनसे मिलने आए थे। वो बहुत नामी फैमिली थी, इसीलिए इस दुख के वक्त सब उनसे मिलना चाहते थे। रोज कोई ना कोई बड़े और पावरफुल लोग बाकी मेंबर से मिलने आते थे। एक दिन आहन जब लॉन में चल रहा था, तब एक आदमी उसके पीछे भागता हुआ आ रहा था। रुकिए रुकिए, वो आदमी 1-2 बार चिल्लाया। जब आहन को एहसास हुआ कि वो उसे बुला रहा था, तो वो रुक गया। वो आदमी भागते हुए आहन के पास आया और उसने कहा, आप आहन रायजादा ही है ना? मैंने सोचा कि मैंने गलत देख लिया। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था और आहन उसे नहीं पहचानता था। आहन ने पूछा, आप कौन हैं? उस आदमी ने कहा, नीतू मैम ने मुझे भेजा है। उन्होंने आपसे पूछने के लिए कहा है कि आप सिया लाइन टावर कब आ रहे हैं। आहन उस मामले के बारे में बिल्कुल भूल गया था। उसने सोचा था कि अगर उसे गोल्डन कॉइन मिल गया तो वो सबसे पहले सिया लाइन टावर ही जाएगा, पर यहाँ पर इतना कुछ हो गया था कि वो नीतू के बारे में बिल्कुल भूल गया था। आहन ने पूछा, आपको यहाँ नीतू ने भेजा है? उस आदमी ने कहा, हाँ। आहन ने पूछा, नीतू सिया लाइन टावर में ही है? वो कैसी है? उस आदमी ने कहा, वो वहाँ पर बिल्कुल ठीक है। कोई भी सिया लाइन टावर में उन्हें नुकसान पहुँचाने के बारे में नहीं सोचेगा। आहन जानता था कि नीतू ग्रैंड मास्टर थी और वो किसी से भी इजीली डील कर सकती थी, पर वो ठीक थी। यह सुनकर आहन को बहुत अच्छा लग रहा था। आहन ने उस आदमी से पूछा, आप सिया लाइन टावर से आए हैं? उस आदमी ने कहा, हाँ, वर्मा फैमिली और सिया लाइन टावर के बीच में बहुत कॉर्डियल और अच्छे रिश्ते थे। अब जब फैमिली हेड वीरेन वर्मा की मौत हो गई है, तो उन्होंने मुझे वीरेन वर्मा की आत्मा की शांति की प्रार्थना करने और परिवार की सांत्वना देने के लिए भेजा है। इसके बाद उस आदमी ने आहन को एक विजिटिंग कार्ड दिया और कहा, ये मेरा कार्ड है। सिया लाइन टावर के एक्सटर्नल बिजनेस में से एक ये भी है। आहन ने कहा, ओह। इसके बाद उस आदमी ने कहा, मैंने आपको नीतू मैम का मैसेज दे दिया है। अब मैं चलता हूँ। आई होप मैं आपसे वहाँ पर जल्दी मिलूँगा। आहन ने वो कार्ड अपने पॉकेट में रख लिया। उसने सोचा कि यह शांति वर्मा फैमिली में तब तक है जब तक शौक खत्म नहीं हो जाता है। जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन वर्मा फैमिली में एक बहुत भयानक तूफान आएगा। वीरेन वर्मा के कोई बच्चे नहीं थे और ना ही उन्होंने कोई विल बनाई थी, इसीलिए वर्मा फैमिली में अब सब हेड बनना चाहते थे। वर्मा फैमिली के मीटिंग रूम में इस वक्त मीटिंग चल रही थी। इस वक्त वहाँ पर सब मौजूद थे। प्रभात ने कभी नहीं सोचा था कि शिवांक भी उनके बीच में बैठा होगा। इस वक्त वर्मा फैमिली में सबसे पावरफुल इंसान प्रभात ही थे, इसीलिए जब तक वो नहीं बैठे तब तक कोई नहीं बैठा था और ना ही किसी ने कुछ कहा था। सब लोगों के बीच में बातें होनी शुरू हो गई थी। शिवांग को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो बस चुपचाप बैठा था। कुछ देर बाद फैमिली के सबसे एक्सपीरियंस्ड इंसान ने कहा, सब यहाँ आ गए हैं और सब जानते भी हैं कि मीटिंग क्यों बुलाई गई है, इसीलिए हम अब मुद्दे की बात करते हैं। अगर जल्द से जल्द कोई फैमिली हेड चूज नहीं किया गया तो वर्मा फैमिली के साथ कुछ भी हो सकता है। किसी ने नाम का सुजेशन दिया तो किसी दूसरे ने उसे तुरंत अपोज कर दिया। ऐसा करते करते वहाँ पर बहुत बहस होने लग गई थी। सब बहस का हिस्सा थे, बस शिवांक और प्रभात ही थे जो कुछ नहीं बोल रहे थे। कुछ देर बहस करने के बाद सब शांत हो गए थे। कोई भी एक मत नहीं हो पा रहा था। सबकी अपनी राय थी और सब अपने हिसाब से चलना चाहते थे। कुछ देर बाद सब वहाँ से चले गए और बस शिवांक और प्रभात ही वहाँ पर रुके थे। शिवांक ने स्माइल किया और कहा, देख रहे हैं अंकल, वर्मा फैमिली किस तरह से बिखर चुकी है। प्रभात ने कहा, तो तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जब शिवांक वहाँ से जाने लगा तब प्रभात ने कहा, तुम मुझे गोल्ड कॉइन देने के लिए क्या चाहते हो? शिवांक ने स्माइल किया और कहा, मैं क्या चाहता हूँ वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरी बात मानना ही नहीं चाहते हैं। दोनों ने आपस में बात नहीं की और वहाँ से चले गए। उस रात सब कुछ बहुत शांत था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और वर्मा फैमिली में अब सब खत्म हो गया था। प्रभात भी थके हुए थे
और कुछ देर आराम करना चाहते थे। जब वो आंगन से घर की तरफ जा रहे थे तब उन्हें लगा जैसे कोई वहां पर था। वो जोर से चिल्लाए, वर्मा फैमिली में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आहन को नींद नहीं आई थी, इसीलिए उसने वो बात सुन ली थी। वो तुरंत उठा और आवाज की डायरेक्शन में भागा। जब वो वहां पहुंचा तब उसने देखा कि 2 लाशें वहां पर गिरी हुई थी। उन लोगों ने वैसा ही मास्क लगाया हुआ था जैसा उस दिन उन लड़कों ने लगाया था जिनसे वो मधुर के घर के बाहर मिला था।